हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अमेंडमेंट लेक्चर्स फॉर 22 एग्जाम्स सेकंड क्लास। सो गाइस, आई वेलकम यू टू द इनकम टैक्स एंड जीएसटी अमेंडमेंट्स, टैक्स अमेंडमेंट्स for 2022 exams, and today is our lecture number 2 and the final lecture. तो बच्चा पार्टी आज हम लोग अमेंडमेंट्स को फिनिश कर लेंगे। लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन के अमेंडमेंट्स, आई होप आप लोगों को वो अमेंडमेंट समझ आ गई होंगी। लास्ट के 15-20 मिनट में देयर वाज सम प्रॉब्लम, so what I'm going to do today is I'm going to start fresh from capital gain chapters, क्योंकि कैपिटल गेन से ही लास्ट अमेंडमेंट्स में स्क्रीन विजिबल नहीं थी। तो बच्चा पार्टी मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल गेन से शुरू करने वाला हूँ। तो एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा टेक्नोलॉजिकली, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई और आपको सीमलेस एक्सपीरियंस अमेंडमेंट्स का मिले। और जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर टेस्ट करता है कि बच्चा अपने आप को अपडेट रखता है या नहीं। तो एग्जामिनर ऑलवेज ट्राई टू चेक वेदर स्टूडेंट इज कीपिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपडेटेड। तो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चेंजेस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन। तो आज का जो समय सीमा मैंने रखी है, 1 घंटे की मैंने समय सीमा रखी है इनकम टैक्स की अमेंडमेंट जो बची रह गई, और 1 घंटे की जीएसटी के अमेंडमेंट। तो जीएसटी में एज सच कोई पहाड़ नहीं टूटा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ अमेंडमेंट्स उन लोगों के लिए बेहतर है या उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्होंने पुराना सिलेबस किया है। तो नया सिलेबस कर रहे हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 2022 के लिए, वो तो ताज़ा चीज़ें पढ़ ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर मे एग्जाम्स, क्योंकि नवंबर वालों के लिए तो हम ऑलरेडी नया कर रहे हैं। लेकिन फ़ायदा ये है, सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह, तो कुछ ना कुछ यूजफुलनेस तो सभी के लिए है। तो वैसे ये अमेंडमेंट्स 2022 एग्जाम्स में है। और एक बात और बता दूं, मई में ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स आती हैं, नवंबर में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती। ठीक है, चलो विदाउट फर्दर डिले मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द शो। कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में बच्चों 214 में कैपिटल एसेट डिफाइंड है। 214 में कैपिटल एसेट डिफाइंड, एंड कैपिटल एसेट मीन्स एसेट ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और नॉट। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है। उसके अंदर हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, यस मेरे बच्चों, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, यस एज पर सेबी रेगुलेशंस, वो स्टॉक इन ट्रेड होने के बाद भी कैपिटल एसेट होता है। तो कैपिटल एसेट में 2 बातें हैं, एक एसेट हेल्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और नॉट, यस वो होती हैं, और दूसरा FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज ओन करते हैं, चाहे स्टॉक इन ट्रेड है, सेबी की गाइडलाइंस के रेगुलेशन के हिसाब से है, उसको भी कैपिटल एसेट माना है। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीसरा आइटम डाल दिया गया है। पहले अभी तक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में 2 लाइनें होती थी, अब तीसरी लाइन डाल दी गई है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। गाइस, हम सब लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि पैसा अर्न कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता जाने के बाद पीछे वालों का क्या होगा। तो इंश्योरेंस के पीछे भावना यही रहती है कि अगर अकस्मात मृत्यु हो जाए तो कम से कम कुछ पैसा, 50 लाख 60 लाख जितने की भी पॉलिसी है वो मिले, और बदले में हर साल उसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम।
तो जनरली आम आदमी कितने का इंश्योरेंस करवा लेता हो? 40 लाख, 50 लाख, एक। लेकिन एक बात और है, आप जब इंश्योरेंस करवाते हो तो उसमें कोई मेजर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलती। अगर मान लीजिए पॉलिसी मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए, पॉलिसी मैच्योर हो जाए, तो मेजर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलती। अगर आपने 5 लाख का प्रीमियम दिया तो आपको 8 लाख 7 लाख मिल गए। आजकल लोग क्या चाहते हैं कि भाई मरना तो मरना ही है, कम से कम पैसा हम 10 लाख दे रहे हैं तो 70 लाख मिल जाए, इतना पॉलिसी का पैसा मिल जाए। क्यों? क्योंकि यूलिप पॉलिसीज आपके प्रीमियम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती, आपके प्रीमियम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। उससे ये फायदा होता है, आपका जो कॉर्पस है, जो अमाउंट है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर उस टाइम पे स्टॉक मार्केट्स पीक पे थी, बहुत हाई रेट पे थी, तो जो आपको पैसा मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यूलिप पॉलिसीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। Yes, my dear friends, ULIP policies are combination of life insurance and investment. अब प्रॉब्लम ये होती है ना, जब हम आपको यूलिप पॉलिसीज का बेनिफिट भी, अच्छा यूलिप पॉलिसीज मैंने कहा था लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके प्रीमियम को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यूनिट्स में। तो आपका सालाना प्रीमियम है 50,000 रुपये, सालाना प्रीमियम 50,000 रुपये, और उसके एक यूनिट की प्राइस है 100 रुपये, तो आपको 500 यूनिट्स दे दिए जाएंगे, 500 यूनिट्स ऑफ 100 ईच। जैसे बेटा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं ना, हिस्से में, छोटा छोटा हिस्सा, समझो मेरी बात। ऐसे ही दोस्तों, जब हम यूलिप में लगाते हैं पैसा तो आपके प्रीमियम को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यूनिट अगर प्राइस 100 रुपये तो 500 यूनिट। इससे फायदा ये होता है, अगर ये 100 रुपये का यूनिट 200 रुपये हो गया तो आपका अमाउंट हो गया 500 इंटू 200, यानी कि 500 तो 200, 1 लाख रुपए। आपका जो प्रीमियम 50 दिया था वो लाख रुपए हो गया एकदम। हाँ, तो जैसे शेयर है, आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का, 200 रुपये का शेयर हो गया, डबल हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से लोग बोलते हैं रिस्क, रिस्क है। हाँ, ये जो 200 रुपये का यूनिट है या 100 रुपये का यूनिट था, ये 50 रुपये रह गया तो आपका प्रीमियम 25 रह जाएगा, जो अब आपका इन्वेस्टमेंट है वो 25 की रह जाएगी। तो इसमें मार्केट रिस्क आ जाता है। तो ये यूलिप पॉलिसीज में मार्केट रिस्क आ जाता है, मार्केट रिस्क आ जाता है। वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, मार्केट रिस्क है तो है, मार्केट रिस्क है तो है भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट रिस्क आने के कारण क्या होता है, इसकी मेच्योरिटी प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट कह रही है आप यूलिप पॉलिसी हमने आपको दे रखी है, और एक इनकम टैक्स में सेक्शन है, आपको याद होगा 1010D। ये कहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है 1010D। अच्छा, ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है? ट्रेडिशनल पॉलिसीज जो नॉर्मली हम लेते हैं, नॉन यूलिप पॉलिसीज कहते हैं ट्रेडिशनल पॉलिसीज, तो हम कहते हैं नॉन यूलिप पॉलिसीज, इनका पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है। और बेटा यूलिप पॉलिसीज का पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, तो अच्छी बात यह है कि आप अपना जीवन बीमा नॉर्मली करवाइए, नॉर्मल पॉलिसी लेकर, या आप जीवन बीमा यूलिप पॉलिसी लेके करवाइए, दोनों का ही पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होता है। तो सरकार अपनी तरफ से आपको प्रलोभन लालच देती रहती है कि आप इंश्योरेंस करवाइए, ट्रेडिशनल पॉलिसीज लीजिए, या आप मेरे प्यारे बच्चों आप यूलिप पॉलिसीज लीजिए, हम आपको बेनिफिट दें। लेकिन उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, लोग यही करते हैं, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। क्या करते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल पॉलिसी लेगा 50 लाख की, 60 लाख की लेगा। लोग क्या करते हैं, भैया पॉलिसी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, एनुअल प्रीमियम कितना जा रहा है, क्या 4-4 लाख 5-5 लाख प्रीमियम दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा बादशाहों, हमने तुम्हें ये पॉलिसी दी थी जीवन बीमा के, तुमने तो उसको इन्वेस्टमेंट बना लिया। तो फिर गवर्नमेंट को इतने सालों के बाद ये सूझ आई कि ना, अगर आपने यूलिप पॉलिसी ली है
तो उस पे 1010D की छूट नहीं दे, पैसे को टैक्स करने वाले हैं। माय गॉड, पैसा टैक्सेबल हो जाएगा यूलिप का? हाँ। अच्छा, और यूलिप को फिर क्या पॉलिसी नहीं मानोगे, कैपिटल एसेट बना दोगे? हाँ, लेकिन प्रीमियम सालाना 2.5 लाख से ऊपर हो, तो वो यूलिप पॉलिसी जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है उनको डीम्ड एज कैपिटल एसेट मान लिया, लिख दिया। अब कैपिटल एसेट मान लिया तो उनकी मेच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, 1010D की छूट नहीं मिली। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन यही थी कि इंश्योरेंस ले रहे हो ना, जैसे मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट देने के पीछे मंशा क्या है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली तो हेल्प हो जाए। अब डिस्काउंट के चक्कर में आप क्या करो, फीस बिल्कुल जीरो कर लोगे क्या? पढ़िए जरा, यही गवर्नमेंट ने किया। एनी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 21 टू विच एग्जेम्पशन अंडर 1010D डज नॉट अप्लाई। तो 1010D अगर एग्जेम्पशन नहीं लग रही है पॉलिसी पे, और जो इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, क्योंकि फिनेंस एक्ट मेरे प्यारे बच्चों, फिनेंस एक्ट 2021 आया ही था 1 फरवरी 2021। तो जो यूलिप पॉलिसीज को कोई भी प्रोविजन ला रहे हो जो अगेंस्ट एसएससी के, वो प्रोस्पेक्टिवली लाना चाहिए ना, रेट्रोस्पेक्टिवली तो नहीं लाना चाहिए। तो 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो यूलिप पॉलिसी लोगे, 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो यूलिप पॉलिसी लोगे, सुन लो मेरी बात, 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड जो यूलिप पॉलिसी लोगे, जो एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D में और जिसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सीडिंग 2.5 लाख से, किसी भी साल ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी 10 साल की है, 15 साल की है, 20 साल की है, तो किसी भी साल एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, उसको सरकार ने डीम्ड बेसिस पर कैपिटल एसेट मान लिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी एसेट नहीं है, मान लिया। जैसे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एसेट्स होते हैं ना, कैपिटल एसेट होते हैं ना, इसको भी मान लिया। इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं रहा, इंश्योरेंस बन गया कैपिटल एसेट। लोग बड़े चालाक हैं, 4 यूलिप ले लो 80-80 हजार की, 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट का पागल नहीं है, पढ़ लो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2,50,000 in any of the previous year during the term of such ULIP in case where premium is payable by a person for more than 1 ULIP issued on or after। तो अगर एक से ज्यादा यूलिप पॉलिसीज हैं और जो इशू हुई हैं 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स, उनका एग्रीगेट प्रीमियम 80-80-80, 240 तो कोई दिक्कत नहीं, 90-90-90, 270 प्रॉब्लम, तो उनको भी हम डीम्ड एज कैपिटल एसेट मान। तो पहली कंडीशन, अभी तक यूलिप पॉलिसीज पे 1010D की छूट मिल जाती थी, अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया था। हाँ, 80C में हटा दिया है कुछ ना, 80C का प्रीमियम सेम चलेगा। अच्छा, 80C में कोई बदलाव नहीं है, 80C में आपको वो जो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। में आप यूलिप पॉलिसी का प्रीमियम दो, उसके अंदर आप नॉर्मल पॉलिसी का प्रीमियम दो, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालो पैसा, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कर दिया है हमने, प्रीमियम पे डिडक्शन मिलेगी, लेकिन हमने जो चेंज कर दिया है ना मुद्दा, वो ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैपिटल एसेट मान लो। और 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स की वो पॉलिसी हो, 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स की वो पॉलिसी हो, बात को याद रखिए। एक फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स की वो पॉलिसी हो, और एनुअल प्रीमियम एक पॉलिसी का 2.5 लाख से ऊपर हो, या एग्रीगेट मिलाकर 2.5 लाख से ऊपर हो। 1010D की छूट नहीं मिलेगी, पहली बात, 1010D की छूट गई। दूसरी बात, कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट से कैपिटल गेन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैपिटल गेन लगाने के लिए एक नया सेक्शन डाल दिया 45(1)(b। अच्छा, कैपिटल गेन लगेगा, पढ़ो जरा। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, यानी कि 45(1) जो चार्जिंग सेक्शन है उसको गया भाड़ में। वेयर पर्सन रिसीव्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी वक्त प्रीवियस ईयर में, एनी अमाउंट अंडर यूलिप टू विच 1010D एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई, जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, इंक्लूडिंग अमाउंट अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, उस पर कुछ बोनस भी मिला, उसका जो प्रॉफिट और गेन्स आएगा उस अमाउंट से वो डीम्ड एज कैपिटल गेन्स है। जो भी प्रॉफिट और आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन में आएगा।
और किस साल माना जाएगा इनकम ऑफ द प्रीवियस इन विच इट वाज रिसीव्ड, जब प्राप्त होगा, जब वो पैसा प्राप्त होगा प्राप्ति बेसिस पर, रिसिप्ट बेसिस पे ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन रिसिप्ट बेसिस पे होगा। जनरली कैपिटल गेन इस बेसिस पे ट्रांस टैक्सेबल होता है, ड्यू बेसिस पर, ये रिसिप्ट। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, इनकम टैक्सेबल शैल बी कैलकुलेट द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। गवर्नमेंट कहती है हम इनकम टैक्स रूल्स में प्रोसीजर लाएंगे, इनकम टैक्स रूल्स में प्रोसीजर लाएंगे उसको टैक्स करने की। अभी प्रोसीजर नोटिफाइड है नहीं, बात ही खत्म। तो आप बस ये लिखाओगे कि भाई यूलिप पॉलिसी अगर 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, कैपिटल एसेट है, 214 में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। उस काम करता, किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा कैसे वो नहीं। अच्छा सर कैपिटल गेन लगेगा ना, ये भी बता दो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। सर रेट कौन सा लगाओगे कैपिटल गेन? तो जी चौथी अमेंडमेंट यूलिप के लिए भाई 111A और 112A हैज बीन अमेंडेड टू कवर द टैक्सेशन ऑफ यूलिप इफ एनी and therefore is a condition for those section are satisfied, ULIP shall be taxed at the rate of 15% or 10% beyond 1 lakh at the case। तो पहली अमेंडमेंट यूलिप को लेकर, तो यूलिप को क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल एसेट अंडर 240। पहली बात तो वो यूलिप बोली, स्पेसिफाइड यूलिप नाम ले लेता हूं मैं, सारी यूलिप नहीं, स्पेसिफाइड यूलिप। स्पेसिफाइड बोले तो 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड, जिसका एनुअल प्रीमियम या एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर। दूसरी बात इसको 1010D में इसकी एग्जेम्पशन छीन ली है ना। तीसरी बात इसका 45(1)B एक सेक्शन बना दिया, ये वाला देखो बेटा 45(1)B, जिसकी कैलकुलेशन नहीं सिखाई अभी, अच्छी बात है। 45(1)B में कैलकुलेशन होगी कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। और मेरे प्यारे बच्चों चौथा सेक्शन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 1 साल के अंदर अंदर तो 111A में 15% टैक्स लगेगा। अच्छा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो 112A में लगेगा 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख। ये तो आपको पहले आते ही होगा 111A और 112A की कैलकुलेशन। वैसे उसमें क्या आता है, उसमें लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। तो 4 अमेंडमेंट्स यूलिप को लेकर बता दो। पहली, कैपिटल एसेट है 214 के अंदर, 1010D एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड फॉर स्पेसिफाइड यूलिप्स। अगर नॉन स्पेसिफाइड यूलिप्स हैं या यूलिप्स अगर 1 फरवरी 2021 से पहले की हैं कोई टेंशन नहीं है, 1 फरवरी 2021 से पहले की कोई टेंशन नहीं, या 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स हैं और उसका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक है, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी बात 45(1)B की कैलकुलेशन है भैया, थैंक यू। 45(1)B की कैलकुलेशन है, वो अभी स्पेसिफाइड है नहीं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% और 10% पे आएगा। ये 4 अमेंडमेंट्स यूलिप को लेकर। चलो जी हाँ कर दो ना यार, समझ आ गई तो बात चैट बॉक्स में, पर बताओ तो सही, अपनी उपस्थिति दर्ज तो करवा दो, पता तो चले मैं हूं या मैं नहीं। चलो नेक्स्ट मेरे बच्चों, दूसरी अमेंडमेंट कैपिटल गेन की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया अब 21-22, 317 है। वैसे तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में मेंशन होता है, लेकिन हो सकता है मेरे यारों ना दिया हुआ हो, तो 317 याद करना। 317 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 21-22। अच्छा उसके बाद मैं आता हूं इस पॉइंट पे। हाँ जी बच्चों देखो जरा 55(2), बच्चों आपको याद होगा कैपिटल गेन्स में अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स थी, कैपिटल गेन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स थी, तो उनकी कॉस्ट हम निल लेते थे। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की हम कॉस्ट लेते थे निल, इसमें गुडविल ऑफ द बिजनेस भी था। आंसर याद आ गया। डूम आवर्स, टेनेंसी राइट्स, याद करो बेटा, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स वर्ड हमने पढ़ा था, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, इसमें हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हुए थे, लूम आवर्स। ये नई बातें नहीं पढ़ा रहा मैं, पुरानी बातें भूल के बैठे हो तुम, बोले ये क्या हो रहा है सर, अरे कुछ नहीं हो रहा, ये तुम भूल गए हो सारी पुरानी बातें। लूम आवर्स, टेनेंसी राइट्स, हाँ टेनेंसी राइट्स, लूम आवर्स, टेनेंसी राइट्स। इसमें स्टेज परमिट, स्टेज कैरेज परमिट्स,
और गुडविल ऑफ द बिजनेस वर्ड था, गुडविल ऑफ बिजनेस। लेकिन बेटा गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ प्रोफेशन अगर सेल्फ जनरेटेड था, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन अगर सेल्फ जनरेटेड था, लॉ साइलेंट था, लॉ वॉज साइलेंट। लॉ नहीं बताता था उसकी कॉस्ट क्या है। तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाती थी इन केसेस में। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। आओ, हाँ जी, निल। याद करो बच्चों, निल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती थी। लेकिन अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन की बात करें तो यहां पर साइलेंट था, तो लोग इसका मिसयूज करते थे और कैपिटल गेन नहीं देते थे, कैपिटल गेन नहीं देते थे, बोलते थे लॉ में तो निल लिखा नहीं, लिखा नहीं तो इनडिटर्मिनेट है, पता ही नहीं क्या है, और जिस चीज का पता ही नहीं तो टैक्स कैसे दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम दाल दाल हो तो हम पात पात हैं, तुम दाल दाल हो तो हम पात पात हैं। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन कॉल इज कमिंग, गिव मी अ मिनट। लोग लूपहोल निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या है, बस जुगाड़ बहुत है। अगर रास्ता में लिखा है यहाँ से जाना मना है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अपने आप को बचाने का, तो लोग यही करते थे। अच्छा, अगर सेल्फ जनरेटेड कॉस्ट निल थी, एक बार मुझे बताना, अगर ये परचेज होती थी तो, अगर ये परचेज होती थी, परचेज में तो कोई टेंशन नहीं थी, कभी नहीं टेंशन, परचेज में तो सर ना आज टेंशन है ना पहले टेंशन थी। ये सेल्फ जनरेटेड की सारा सियापा था। अगर ये सारी गुडविल परचेज करते थे, सारी चीजें अगर परचेज करते थे, सेल्फ जनरेटेड जगह परचेज होती थी, परचेज होती थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस होती थी। तो गुडविल किसी की भी हो, परचेज प्राइस इधर भी, परचेज प्राइस। अच्छा, तो जो सारा सियापा था, लॉ साइलेंट था खाली गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन को लेकर, लॉ साइलेंट था, यहां पर साइलेंट था, ये मिसयूज होता था। कोई चीज खरीद के बेची है, क्या टेंशन है, समझो मेरी बात यार। अगर सेल्फ जनरेटेड है गुडविल, लूम आवर्स बिजनेस की, उसकी कॉस्ट निल है, पूरा कैपिटल गेन लगेगा। खरीद के बेची है तो खरीद माइनस कर देना। प्रॉब्लम कहां थी, अगर प्रोफेशन की गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, खरीद के बेची है, तो बेटा परचेज प्राइस दिया हुआ तो है, दाम दिए हैं, दाम दिए, दाम दे है वतन तेरे लिए। क्या दिक्कत, दिक्कत ये थी ये वाले पॉइंट में, अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड थी तो इसकी कॉस्ट लॉ में लिखी नहीं थी। अब अमेंडमेंट आ गई, पता है क्या आई गई, तुम बताओ ना, अरे नील कर दिया, बात खत्म। फाइनेंस एक्ट 20 ने गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन को नील, काम खत्म।
सेल्फ जनरेट। गवर्नमेंट भी ना खालिज विलेज का टाइम पास करती है। जब गुडविल ऑफ अ बिजनेस लिखा था आज से 4 5 6 साल पहले, साले प्रोफेशन भी लिख देते। सो के जागते हैं लोग। पहले अमेंडमेंट डाली, पहले गुडविल ऑफ बिजनेस वर्ड भी नहीं था, तो फिर बिजनेस के प्रॉब्लम, तो बिजनेस डालते तो प्रोफेशन लिखना भूल गए। बुद्धिजीवी लोग है ना भाई। आइए जरा अमेंडमेंट देख लीजिए। अब क्या लिख दिया बच्चों, देखो जरा। इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रोफेशन वर्ड आ गया ना, यही तो अमेंडमेंट। ट्रेडमार्क तो पहले भी लिखा था, ब्रांड नेम लिखा था। अच्छा, बिजनेस के साथ प्रोफेशन वर्ड, जहां जहां बिजनेस वर्ड था वहां वहां प्रोफेशन वर्ड डाल दिया। पहले बिजनेस की एसेट सेल्फ जनरेटेड नील थी। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट्स, स्टेज कैरेज परमिट्स और लूम आवर्स। आइए जरा, अगर परचेज करा है या परचेज प्राइस, इसमें क्या बात है, ये तो पहले भी क्लियर थी पोजीशन। अच्छा, अगर ये आपने 49(1) to 4 के केसेस में लिया है, अरे गिफ्ट में आया है, विल में आई है कोई चीज, याद करो इसमें देते हैं कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, परचेज प्राइस में भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी पहले हमें पता थी भाई। खुद खरीदा है, खुद का दाम, प्रायर ओनर से लिया है, प्रायर का दाम। प्रॉब्लम कहां थी, यहां एनी अदर केस, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड नील हो गई है। तो जो मेरे हिसाब से मेजर बदलाव है, बाकी तो वही आने वाली। अब गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड है। अरे सेल्फ जनरेटेड एग्जांपल दो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, साल हो गए मैंने, और मेरा एक प्रैक्टिस भी है अपनी, मैंने अपनी प्रैक्टिस दे दी में एज सच नहीं है, लेकिन मान लो मैंने बेच दी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेरी आई है 1 करोड़, तो उसकी कॉस्ट नील ले लेंगे। पहले क्या करता था, मैं बोलता था मेरी कॉस्ट तुम निकाल लो, निकाल तो सकता नहीं, गवर्नमेंट भी निकाल सकती थी, और जिस चीज पे झगड़ा पड़ा है छोड़ो, गवर्नमेंट के एप्लीकेशन नहीं लगा पाती। अब गवर्नमेंट कहती गुप्ता जी कॉस्ट तुम्हारी, लेकिन मेरा खून पसीने का क्या हुआ, इतने साल मैंने खून भा, उसकी कुछ खरीदी नहीं ना तुमने गुडविल, सारा एप्लीकेशन लग जाएगा, सारा लग, ये अमेंडमेंट। चलो अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी एक बात, अगर गुडविल और प्रोफेशन पे डेप्रिसिएशन ले रखा है, डेप्रिसिएशन 21 से मना कर दिया से गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है, यानी कि डेप्रिसिएशन तुमने 19-20 तक लिया होगा कभी, तब मैंने गुडविल पे डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, तो नो डेप्रिसिएशन टिल 1920। जब 1920 तक आपने कोई डेप्रिसिएशन लिया नहीं और 20-21 में दे नहीं रही, पहले लिया नहीं देना बंद, तो फिर इसमें परचेज प्राइस जो भी लिया जा रहा है ना, यहां पर देखो मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल, 1 और 2 में परचेज प्राइस ही लिया जाएगा जो है, परचेज प्राइस अपना या प्रायर ओनर का। लेकिन अगर तो डेप्रिसिएशन लिया हुआ है तुमने 1920 तक, फिर ये 1 और 2 का जो परचेज प्राइस है ना, उसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन क्लेम आज तक का, टिल डेट, टिल 1920 को बेटा टिल 1920 तक जो डेप्रिसिएशन लिया है वो माइनस, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन 19-20 तक नहीं लिया था, 20-21 से तो देते ही नहीं है, लेकिन अगर 19-20 तक डेप्रिसिएशन लिया था, जितना आपने डेप्रिसिएशन लिया था वो माइनस करके परचेज प्राइस 1 और 2 का निकला। तो अमेंडमेंट क्या आ गई भाई, खरीदा है तो परचेज प्राइस, सेल्फ जनरेटेड है तो नील, और खरीदने पे अगर डेप्रिसिएशन लिया हुआ था तो डेप्रिसिएशन माइनस करके परचेज को आएगी, आज तक लिया ही नहीं है तो टेंशन फ्री। चलिए नेक्स्ट, स्लम सेल। बेटा सेक्शन 50B में भी स्लम सेल में क्या होता है, पूरा डिपार्टमेंट, यस मेरे बच्चों, पूरा डिपार्टमेंट, पूरी ब्रांच, पूरी यूनिट, फैक्ट्री लमसम प्राइस के लिए बेच दी गई। अच्छा,
लमसम प्राइस के लिए भेज दी गई। कमेंट क्या आती है? कैपिटल गेन लगाएंगे। अरे कुछ बदलाव नहीं है, पुरानी की बातें हैं। कैपिटल गेन लगाएंगे ऑन डिपार्टमेंट ब्रांच। एफवीसी क्या लेंगे? एफवीसी तो बेटा जितने का बेचा गया है, प्राइस ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रांच और फैक्ट्री, तो सेल प्राइस वही है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? अरे याद करो, नेटवर्थ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज है ना। अब बदलाव क्या है? और इसमें इंडेक्सेशन होता नहीं था, पुराना भी रिवाइज करवाना। तुम नलायकों को पहले, इतनी परतें जमी हुई है ना शीशे के ऊपर। शीशा तो तुम हो, चमकता हुआ डायमंड, इन परतें जली हुई हैं, परतों को हटाना पड़ता गुप्ता जी। तो भाई सेल प्राइस डिपार्टमेंट ब्रांच फैक्ट्री माइनस, अब चेंज क्या आ गया है? इस सेलिंग प्राइस को लोग मैनिपुलेट करने लग गए थे। भाई हिंदुस्तानी बुद्धि है, तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं भैया। गवर्नमेंट ने अब कह दिया सेल प्राइस नहीं लिया, इसकी जगह फेयर मार्केट वैल्यू निकली। अच्छा, और फेयर मार्केट वैल्यू के रूल बना दिया 11U 11U कि लोग इसको मैनिपुलेट करके अपना कैपिटल गेन कम कर लेते। सेलिंग प्राइस तो जी है ही नहीं ना, 1 करोड़ की चीज सर 10 में बिकी है पूरे डिपार्टमेंट, सेलिंग प्राइस कम कर कैपिटल गेन का। गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारे सेलिंग प्राइस में हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, हम लेंगे एफएम अंडर 11 यूए, और 11 यूएई नॉट फॉर सी इंटरेस्ट। तो काट दो भाई, काट दो, काट दो। कितना अच्छा लगता है ना काटना भाई, ये रूल्स नहीं फाइनल में कट। थैंक गॉड, टेंशन हो गई थी। ऐसे तो ये सीएस में भी नहीं आ सकते। हाँ जी, कैपिटल एसेट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर डीम्ड टू बी एफवीसी। काम खत्म। तो एफवीसी ले ली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, काम खत्म, बस कुछ नहीं। और नहीं जी, और जी नहीं, बात खत्म। चलो, तो स्लम सेल में क्या बदलाव आया है? तो हम सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट ब्रांच फैक्ट्री के लेते थे जिसमें इन लमसम के लिए बेच दिया गया था, अब फेयर मार्केट वैल्यू। हाइयर लोअर ना ना ना, ये लोअर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं लेना। फेयर मार्केट 11U यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, टन 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 IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें क्या सारी मैं ही बताऊं तुम्हें हर चीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्सेबिलिटी याद है? हाँ सर, विदाउट कंसिडरेशन मिले, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 तक हो एग्जेम्प्ट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज्यादा हो तो टैक्सेबल, और सस्ते में मिले, मामा जी नमस्ते, छोले का सस्ते सस्ते में मिले तो वो 10% का क्राइटेरिया। हाँ याद आ गया सर, याद आ रहा है, ऐसे बोले जा रहे हो। 10% का क्राइटेरिया होता है सर। हमने ना 43 CA सेक्शन करवाया था सचिन गुप्ता सर ने, 43 सेक्शन PG, जहां पर 10% की लिमिट 20% है स्पेसिफाइड केस के अंदर, जहां पर वो प्रॉपर्टी फलाना फलाना डेट में बिकी गई है 2 करोड़ तक की, बिल्डर्स के पास बेची गई है रेजिडेंशियल यूनिट, वहां 20% का से लिंक्ड है। इस तरह एक एग्जांपल ले बेटा। हाँ जी, मैं आपको समझा दूं, 43 CA में स्पेसिफाइड केस है ये, 45C। अच्छा सर ये क्या है? 40 लास्ट फर्स्ट लेक्चर देखिए मेरे अमेंडमेंट, ये देखोगे फर्स्ट लेक्चर देखिए 43 में बिल्डर ने 40 लाख का फ्लैट बेचा, सेलिंग प्राइस है बिल्डर की 40 लाख, और एसडीवी है 48 लाख की, है 48 लाख। तो सेलिंग प्राइस क्या माना जाएगा?
यहाँ पर लिमिट 20% की कर दी थी। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 120, अगर आपकी एसडीवी 120% कंसिडरेशन से ऊपर है तो टैक्स करेंगे। अगर आपकी, मेरे प्यारे बच्चों, एसडीवी 120% से ऊपर हो, या एसडीवी 120% एग्जैक्ट है, तो हमने 43 सीए नहीं लगाया, आपका सेलिंग प्राइस, याद करो, ये तो करवाया था, ये सेम एग्जांपल भी ये करवाया है। अब तुम भूल जाते हो तो मैं क्या करूं। अब मुद्दा यहां पर ये आता है, 48 लाख की एसडीवी वाली प्रॉपर्टी, फ्लैट 40 लाख की परचेज करी, तो परचेजर के हाथ में आईयूएस में इनकम ना बन जाए। हमने 43 सीए में तो जो बिल्डर है उसको बख्श दिया कि चल तेरी इनकम कम, लेकिन इसके हाथ में इनकम ना बन जाए। यहां पर भी जो 110% का क्राइटेरिया था 120% कर दिया गया। अच्छा, यहां पर भी सुन मेरी बात, ये फ्लैट जब आप बुक करवाओगे और आपको मिलेगा, इसकी भी एसडीवी 110% कंसिडरेशन से ऊपर जा रही थी। यहां पर भी गवर्नमेंट कह रही है लिमिट क्या लेंगे, अरे बच्चों 120% कर। यहां पर भी देखो बेटा 120 से ऊपर नहीं है, नो इनकम। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, अगर बिल्डर लोग स्पेसिफाइड केस में फ्लैट बेचे तो 20% का मार्जिन दे। अगर एसडीवी 120 से ऊपर हो, कंसिडरेशन जब टैक्स करेंगे 120 तक है, नहीं करेंगे तो हमने सेलिंग प्राइस एक्चुअली ली। और परचेजर के केस में भी हम कह रहे हैं बेटा स्पेसिफाइड केस में, हाँ जी मैंने स्पेसिफाइड केस में प्रॉपर्टी खरीदी, तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कर, यहां पर भी 20% 120 का मार्जिन ले ले। तुमने 120 का मार्जिन लगा दी 110 की, आ गया ना, ये बात हमने। केस प्रॉपर्टी बीइंग रेफर्ड टू इन सेकंड प्रोविजो टू 43 CA1, द प्रोविजंस ऑफ वर्थ 10%, द वर्थ 20% विल बी सब्जेक्ट। यहां पर जो ये 10% का क्राइटेरिया होता है ना, वो 20% कर। तो बस आपको क्या याद रखना है, 43 सीए में भी 10% 110% कंसिडरेशन, यहां पर भी 110% कंसिडरेशन, 10 की जगह 20 कर दी। तो लेकिन पुराना कॉन्सेप्ट नहीं आता आपको, दुर्भाग्य से, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। कि पुराना कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको अमेंडमेंट समझ आएगी। आपने प्रोविजंस ही नहीं पढ़े तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बोलोगे हो क्या रहा है। ये लिंक्ड है पुराने प्रोविजन से, ठीक है। चलो, अब उसके बाद ये हमारे सी एंटर के सिलेबस में ये सेक्शन है ही नहीं, इसलिए इसको मैं पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझता। अब आ जाइए डिडक्शन। तो आईयूएस में बेटा एक ही मेजर चेंज है बस, क्या स्पेसिफाइड केस 43 सीए वाला है, तो जहां पर एसडीवी 120 से ऊपर है तो हम एसडीवी लेंगे, 120 तक तो हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस लेंगे बिल्डर के लिए। और मेरे लिए भी जान से अंजाल हटा, 10% से ऊपर थी ये प्रॉपर्टी, 10 से ऊपर थी 40 लाख के लिए, 40 से ऊपर एसडीवी है, यहाँ पर 20% का मार्जिन और मेरी इनकम में डिफरेंस ऐड आ रही है ना। चलो बेटा, अब आ रहे हैं डिडक्शन के पास। डिडक्शंस में एक मेजर चेंज है, एक टेक्निकल सी बात है। 80E के सेक्शन में आपको याद होगा कि लोन, हाउसिंग लोन आ रहे हैं, सरकार प्रमोट कर रही है। उसमें डेट अगर आपको याद हो ना, जो आपने पढ़ी थी वो पढ़ी थी 1/4/19, 31 मार्च 21, आपने पढ़ी होगी डेट 1/4/19 से 31 मार्च 21। अब उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 22 तक कर दिया। वो लोन अगर आप 21-22 फाइनेंशियल ईयर में भी लोगे 80E का बेनिफिट रहेगा। तो टू गिव द बेनिफिट्स टू फॉर हाउसिंग लोन असेसीज, हाँ 24B में तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी। तो आपने जहां पर भी बुक में लिखा था 31 मार्च 21 22 कर दिया। तो लोग फाइनेंशियल 21-22 में भी हाउसिंग लोन लेंगे, 24B की बात नहीं कर रहे, तो ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया। अब आ जाइए रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न्स में आपको टाइम लिमिट्स याद है, ड्यू नहीं सर नहीं याद तो जो रिटर्न का चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 3 डेट्स हैं।
एक डेट है 30 नवंबर वाली। 30 नवंबर वाली वो होती है वो जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक सीए से रिपोर्ट लेनी होती है तो प्राइसिंग है उनका परफेक्ट है या नहीं। सिलेबस में नहीं है, फिर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इसलिए उनको टाइम दे रहे 30 नवंबर। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23 पता है ना, फिट हो के बता रहा हूँ। 21-22 प्रीवियस। तो जो लोगों ने 21-22 में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी, जिनके लिए उनको सीए की रिपोर्ट चाहिए 92 में, वो लोग रिटर्न फाइल करेंगे 30/11/2022। असेसमेंट ईयर में जाती है ना, आया। कंपनी हो आप तो 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि 31/10/2022। अगर आप नॉन कंपनी हो और किताबें तुम्हारी ऑडिट होती हैं, किताबें तुम्हारी सर 50,000 की लिमिट तो सेम रहेगी ना, 50,000 की लिमिट। हाँ हाँ, अरे बेटा वो तो 2 लिमिट्स है ना उसमें। गिफ्ट के केस में मैं आपको बताऊं 50,000 और 10% विच एवर इज हाई, ये वाली बात कर रहे हैं ना अब, एसडीवी वाली बात। देखो अगर आपका एसडीवी है 50 लाख और वो स्पेसिफाइड केस है और परचेज प्राइस है आपका 40 लाख, तो हम इसको डिफरेंस को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी कहते हैं इसको। तो अरे बच्चों डेफिशिएंसी कहते हैं। तो डेफिशिएंसी अगर 10%, अब स्पेसिफाइड केस है तो 20% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हाई से ज्यादा होनी चाहिए, और 50,000 विच एवर इज हाई से ज्यादा होनी। और इस केस में है 20% कितना होता है कंसिडरेशन का? 48। तो 20% का 8 lakhs और 50 विच एवर इज हाई। यस मेरे बच्चों, एफिशिएंसी जो है यहां पर 10 लाख की है और 10 लाख 8 लाख का 50 विच एवर इज हाई 8 लाख से ऊपर है, तो पूरा का पूरा 10 लाख इनकम में जुड़े। 50,000 वाली लिमिट तो है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बस जो अभी आपने देखो इसके ना 3-4 तरीके हैं समझने के, हर टीचर अलग तरीके से समझाता है इसको। तो जहां पर 10 था वो 20 कर देना उस स्पेसिफाइड केस में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पुराने कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। चक्कर क्या होता है, गलती हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को मैं ब्लेम करूंगा इसमें, हम लोग पहली बार जब चीज पढ़ते हैं उसमें इतना घुसते ही नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट हमें जिंदगी भर ना भूलें। लेकिन हम लोग क्या गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, जिसके कारण हमें जिंदगी भर कंफ्यूजन रहती है। तो मेरी तो राय आप लोगों से यही रहती है, हमेशा पहली बार इतना तगड़ा पढ़ लें आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज ना। चलो आ जाओ। तो 31 अक्टूबर जो नॉन कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में या किसी भी लॉ में, कस्टम लॉ में हो, फैमा लॉ में होते, ऑडिट होते किसी भी लॉ में, नॉन कंपनीज के ऑडिट होते हैं, उनको रिटर्न भरनी होती है। प्यारे बच्चों 31 अक्टूबर तक हो गई आपकी 10/22/9। अगर आप पार्टनर हैं, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, ऐसे फर्म के जिस फर्म की किताबें ऑडिट होती हैं, ऐसे फर्म के जिस फर्म की किताबें ऑडिट होती हैं, अगेन 31 अक्टूबर, क्योंकि फर्म भी 31 अक्टूबर है तो पार्टनर भी 31 अक्टूबर। जब बाप 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरेगा, बेटा भी, बेटा मतलब बाप बेटा, वैसा बाप बेटा नहीं, बायोलॉजिकल समझाने के लिए कि बाप मतलब फर्म, जब फर्म रिटर्न भरेगी 31 अक्टूबर तक, पार्टनर भी 31 अक्टूबर। अब एक नया पॉइंट आया है यहां पर, आपको अगर याद हो गोवा, पहले गोवा दमन एंड दीव होता था, गोवा दमन एंड, गोवा अलग कर दिया गया, दमन दीव अलग करेगा, अब दमन दीव दादरा के साथ जुड़ गया। 1960-61 की बात है ये, एक सेपरेट जगह थी क्या, एक सेपरेट, ये इंडिया का पार्ट नहीं थी 1960 तक, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। इट वाज रूल्ड बाय पोर्टुगीज रूलर्स, पोर्टुगीज का इस पे, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ द पोर्टुगीज, जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाल कहते हैं हिंदी। तो जैसे मेरे बच्चों इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1940, तो इंडिया आजाद होने के बाद भी गोवा वाज नॉट अंडर इंडियन। तो फिर 1960 में हमारी फौजें गई
और वहां पर पोर्टुगीज ने कहा ठीक है, आपको क्या कहा, हम आपको इसकी हक देते हैं इंडिया में मर्ज। लेकिन जो हमारे लोग यहाँ पर रह गए हैं उनके ऊपर पोर्टुगीज सिविल लॉ लागू होता, पोर्टुगीज सिविल कोड लागू होता, वो चलने दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपका लॉ, लोकल लॉज हैं, हम आपकी कस्टम्स की वैल्यू करते हैं, तो हम चलने। तो अभी भी ऐसे वहां पर पोर्टुगीज के वंशज होंगे के ऊपर ये पोर्टुगीज सिविल लॉ लग रहा है। पोर्टुगीज सिविल लॉ में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को ना एक ग्रुप माना जाता है, हस्बैंड वाइफ को। बहुत कंट्रोवर्सीज पर एओपी मान देंगे, भाई मानेंगे, वो डिटेल में नहीं जाना। क्या जाना, हस्बैंड वाइफ की जो, हस्बैंड ने कमाए 5 लाख, वाइफ ने कमाए 3 लाख, वो ज्वाइन करके ना 8 लाख को डिवाइड बाय 2 करके दोनों की 4-4 लाख रुपए इनकम मानी जाती है। वहां पर ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, भाई हस्बैंड वाइफ की जो इनकम है वो जोड़कर डिवाइड बाय 2 करके आधी आधी मानी जाती है। अब मान लीजिए हस्बैंड की ऑडिट होती है किसी भी लॉ में, पोर्टुगीज सिविल कोड में आता है हस्बैंड की ऑडिट होती है। अब जब भैया हस्बैंड की ऑडिट होती है तो ये रिटर्न भरेगा 31 अक्टूबर तक। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉ में ये नहीं लिखा था कि वाइफ को भी 31 अक्टूबर तक भरनी, वाइफ की ऑडिट होती नहीं थी। लेकिन भाई जब तक हस्बैंड की ऑडिट नहीं होगी तो उसकी इनकम नहीं आएगी, तो वो कंबाइन कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमें पता ही लगेगा हस्बैंड के 5 लाख, हमें 31 अक्टूबर तक तो ऑडिट होनी है। समझो ना मेरी बात। अब क्या लिख दिया कि मियाँ बीवी अगर पोर्टुगीज सिविल कोड में आते हैं, या तो मियाँ पे 31 अक्टूबर की डेट है, या बीवी की ऑडिट हो रही है उसकी 31 अक्टूबर, तो हस्बैंड की भी ऑटोमेटिकली 31 अक्टूबर कर दें। एक टेक्निकल सा पॉइंट था, भाई पोर्टुगीज सिविल कोड में हस्बैंड वाइफ आते हैं, हस्बैंड की डेट 31 अक्टूबर है, उसके अकाउंट ऑडिट होते होंगे किसी लॉ में। अब जब तक ऑडिट नहीं होंगे उसकी इनकम नहीं आएगी, जब तक उसकी इनकम नहीं आएगी तो ग्रुप की इनकम नहीं आएगी, जब तक ग्रुप की इनकम नहीं आएगी डिवाइड नहीं होगी, जब तक डिवाइड नहीं होगी तो वाइफ की इनकम नहीं आएगी, तो वाइफ रिटर्न कैसे भरते 31 जुलाई तक। ऐसा कोई लॉ में लिखा नहीं था, अब लिख दिया। क्या, अगर आप स्पाउस हो एक ऐसे पार्टनर के, अगर उस पार्टनर पे रूल 5A लगता है तो आपकी डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगी, बात खत्म। और इनकम टैक्स का सेक्शन भी है, सेक्शन 5A, जो मैंने कौन से बताए 5A में लिखा। क्या, अगर हस्बैंड वाइफ की कोई इनकम है अदर देन सैलरी, वो कंबाइन करके आधी आधी कर जाती है। और सैलरी है तो सैलरी तो अपनी अपनी जोड़ेंगे, तो अगर हस्बैंड कमा रहा है कुछ, अपनी सैलरी 3 लाख, वो तो उसी की है, वाइफ कमा रही है 2 लाख, वो उसी की है। तो नॉन सैलरी इनकम कंबाइंड होके डिवाइड बाय 2 करके अलग अलग जोड़ दी जाती है। 5A भी समझाने का मेरा मतलब नहीं, मुद्दा वहां पर साफ ये है कि भाई अगर पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1860 के अंतर्गत वो हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो अगर हस्बैंड की डेट 31 अक्टूबर है ना, तो वाइफ की डेट भी 31 अक्टूबर ऑटोमेटिकली। बस ये ले। चलिए नेक्स्ट है फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये समझाऊंगा बाद में। जो मेजर चेंज है ना बेटा रिटर्न में, वो है 139(4) और 139(5). बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता अबलू पबलू, खाने को मिलते लड्डू, ना बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। जो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट थी ना, आपने पहले पढ़ी होगी भैया, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, whichever is earlier। आई अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब 31 मार्च 23। अब एंड ऑफ असेसमेंट की जगह लिख दिया 3 months बिफोर एंड ऑफ असेसमेंट, और कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम कैलकुलेशन जैसे भी आपने कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े। यानी कि एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 23, अब ये डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 22। ओ माय गॉड, 31 जुलाई 22 नॉर्मल डेट। अभी याद देखो ना, 21-22 खत्म हो गया, 21-22 खत्म हो गया, अप्रैल मई का महीना चल रहा है। अब लोग जुलाई में रिटर्न भरेंगे, जुलाई में नहीं भर पाए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने और टाइम देंगे।
जिन लोगों की 31 अक्टूबर 22 की डेट है, 2 महीने का टाइम रह गया। पहले मार्च एंड तक मिलती थी, असेसमेंट ईयर का एंड देते थे, अब अक्टूबर के बाद 2 महीने मिलेंगे। और जिसकी 30 नवंबर की इंटरनेशनल, उसका 1 महीना खाली एक्स्ट्रा टाइम। तो बिलेटेड रिटर्न जो पहले एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक फाइल कर सकते थे, प्यारे बच्चों गवर्नमेंट टाइम काट दिया, 3 महीने और कम कर। तो आपने प्रीवियस ईयर 21 प्रीवियस ईयर 20-21 के टाइम लिमिट्स पढ़ी होंगी ना, असेसमेंट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर 20-21, लेकिन 21-22 प्रीवियस, इसकी रिटर्न अब जाएगी, जा रही होगी आजकल। असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है ना बेटा, आजकल असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, इसमें रिटर्न जा रही है, जुलाई में जाएगी। तो जुलाई वाली रिटर्न अगर लेट करनी है, रिलेटेड अगस्त सितंबर 5 महीने। अच्छा, तो इस रिटर्न का आपको मिलेंगे 5 महीने बिलेटेड के, इसके तो मिलेंगे 5 महीने। जनरल डेट का, अच्छा मैंने जनरल डेट यहाँ पर लिखी नहीं ना, तो चेंजेस थी वही बता दी। इसके डेट के आपको 1 महीना एक्सटेंशन का मिलेगा, इसके 2 महीने मिलेंगे, नवंबर दिसंबर, इसके भी 2 महीने बिलेटेड के। बहुत बिलेटेड का टाइम कम हो गया, टाइम लिमिट को फॉलो करो। जब हम बच्चे थे ना, स्टूडेंट थे, हमें 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर होता था, असेसमेंट ईयर की 1 साल तक रिटर्न जाती थी, गवर्नमेंट लटकी रहती थी। अब एंड ऑफ असेसमेंट ईयर की आप 3 महीने कर दिया, बाद में शायद ये लॉ आ जाएगा कि ड्यू डेट तक ही रिटर्न फाइल करें, उसका रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, अगर ये लॉ आ जाएगा तो दैट लोग रिस्पेक्ट करें डेट की। कि अगर टाइम बार बार इतना लंबा देते हैं तो लोग ड्यू डेट की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, रिवाइज रिटर्न का टाइम भी वही कर दिया, 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ, आपने ये भी शायद यही पढ़ा था, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब ये एंड ऑफ असेसमेंट ईयर भी 3 मंथ्स फॉर एंड ऑफ असेसमेंट, यानी कि यहां पर भी टाइम लिमिट कर दी 31/12/22। तो तुमने जुलाई में रिटर्न फाइल कर दी ना, रिवाइज भी दिसंबर, अक्टूबर में फाइल कर दी तो नवंबर दिसंबर। तो जो लेट रिटर्न का टाइम लिमिट है वो रिवाइज रिटर्न। तो पहले एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर था दोनों जगह, अब 3 मंथ्स बिफोर द एंड। बोलो हाँ ना करो, हाँ ना करो बेटा, हाँ ना करो। अब सुनो, लेट रिटर्न की जो पेनल्टी है वो बदल गई, क्या आपको याद है? लेट रिटर्न की पेनल्टी 5,000 और 10,000, अगर 31 दिसंबर के बाद है तो 10,000 थी, अब दिसंबर के बाद तो रिटर्न ही नहीं जानी मेरे बच्चे। पहले तो 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर के बाद भी जा सकती थी, असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है अभी, दिसंबर के बाद रिटर्न जा सकती थी मार्च तक। तो पेनल्टी क्या थी? 5,000 और 10,000, और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है 1,000। याद करो, याद ही तो नहीं रहता, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे पता है, भूले बैठे, कुछ याद नहीं है, तो इसलिए तो अमेंडमेंट में टाइम लगता है। तुम्हें पहले पुराना की पढ़ते हटाता हूँ, फिर नया बताता हूँ। अगर सीधा नया बताना होता तो 2 मिनट में खत्म हो जाता काम। क्या करें, टीचर का काम है ना आजकल, टीचर का काम वो हो गया है, इस पिक्चरों में जैसे होता है ना, बॉडी भी बनानी है, नाच के भी दिखाना है, गाने भी गाने। चलो जी, कर लेंगे, आता है। चलो बच्चों, तो सुन लो मेरी बात। अब लेट फीस क्या कर दी कि भाई अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, उनके लिए जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ बिलेटेड रिटर्न वाले, दिसंबर तक फाइल करनी है, 5,000 की पेनल्टी लगी। तो जो टाइम से फाइल कर देगा नो पेनल्टी, टाइम से फाइल नहीं करेगा 5, जुलाई में नहीं फाइल करी अगस्त में 5, अक्टूबर में फाइल नहीं करी नवंबर में 5, नवंबर में फाइल नहीं करी दिसंबर में 5। लेकिन अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है, कम कमाने वाले हो, तो आपकी लेट फीस मैक्सिमम 1,000। अच्छा, तो यानी कि अगर बेटा टोटल इनकम 5 लाख तक की है, तुम्हें रिटर्न भरनी है टाइम से तो नो पेनल्टी। अगर लेट रिटर्न भरी 1,000 तक की, मैक्सिमम 1,000। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, मेरे प्यारे बच्चों, टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, टोटल इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, उस केस में यस मेरे बच्चों, 5 लाख से टोटल इनकम अगर तुम्हारी ज्यादा है तो तुम्हारी पेनल्टी है 5,000 रुपए। 5,000, पहले 5 और 10 थी, 10 कब थी? 31 दिसंबर के बाद भरोगे। अब 31 दिसंबर के बाद वो रिटर्न ही नहीं जानी बेटा, 5,000 और 1,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफेक्टिव रिटर्न में लिख दिया है भाई, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, कोई कंडीशन किसी लोगों के अप्लाई ना करे, ये तो टेक्निकल सी बात है, इसमें कुछ बात नहीं है। क्या ये वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब होता है साइनिंग ऑफ रिटर्न, मतलब होता है साइनिंग ऑफ,
ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेरिफिकेशन रिटर्न, साइनिंग ऑफ रिटर्न साइन कौन करेगा? एक लाइन थी साइनिंग ऑफ रिटर्न में, यहाँ पर लिखा था कंपनी के केस में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर नहीं है या मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता किसी कारणवश, चेक करना बेटा 140 सेक्शन, तो एनी डायरेक्टर साइन कर देगा या एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। लॉ में लिखा था अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर खुद साइन करेगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर अगर साइन नहीं कर सकता या किसी कारणवश एमडी है ही नहीं तो एनी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड पर्संस के लिए ना वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, फिर भी लिखा है जी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल या लिक्विडेटर अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। एज सच वैसे तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है ना, लिखा है ना सीबी एज वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 18/21, एनी अदर पर्सन रेफर टू इन 140C and 140C shall be the person appointed by adjudicating authority नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने अपॉइंट किया है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 116। इस स्पेसिफाइड पर्सन को ये है, ये लिखा है। तो यहाँ पर ये भी टेक्निकल सी बात है, आई डोंट थिंक इट्स मच इंपॉर्टेंट बट नॉनदलेस थी, डिस्कस कर ली। अच्छा बेटा, और यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी ये लिखा है LLP में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा रिटर्न को, अपॉइंटेड पार्टनर। अगर किसी कारणवश डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता, क्या साला डेजिग्नेटेड पार्टनर ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है एनी पार्टनर और अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब में भी फिर वही तीन लोग, कौन? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP, RP और लिक्विडेटर। ये रटने वाली बात है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। कहीं अमेंडमेंट्स में दिमाग लगाना होता है, वहां मैं दिमाग लगाऊंगा, कहीं जगह रटना है IRP RP लिक्विडेट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है 139AA आधार नंबर। ये तो गवर्नमेंट पैन नंबर के साथ आधार नंबर को लिंक करने की प्रक्रिया 1/7/17 से ही स्टार्ट कर दी है और इसकी टाइम लिमिट थी 31 मार्च 22 तक एक्सटेंड कर दी है, 31 मार्च 22 तक। 1/7/17 से ये पैन नंबर नकली बन सकता है, नंबर नकली आधार में आपके बायोमेट्रिक्स, तो लोग डुप्लीकेट पैन नंबर्स बना लेते थे, दिल्ली का अलग बनवा लो, यूपी में अलग बनवा लो, काम खत्म। अलग अलग 2.5 लाख की सचिन गुप्ता के नाम से रिटर्न भर दो, सचिन गोयल के नाम से, सचिन अग्रवाल के नाम, सचिन कुमार गुप्ता के नाम। लेकिन भाई अब हर पैन नंबर पे आधार नंबर लिंक करवाना है। अब इससे क्या होगा, आधार नंबर तो आपके पास एक ही, तो आपके जितने डुप्लीकेट पैन है वो सारे रिडंडेंट हो जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। यही गवर्नमेंट की इंटेंशन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जितने डुप्लीकेट पैन बने हुए हैं सबको खत्म कर दें आधार के बेसिस पे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 22 तक, तो 31 मार्च 22 तक आप लिंक करवा सकते, ठीक है। और पहली बार अब ये आ गई है पेनल्टी, अभी तक आधार को लिंक नहीं करवाओगे तो कोई पेनल्टी नहीं थी, अब 234H में मेरे बच्चों पेनल्टी आ गई। क्या? Where a person is required to intimate his Aadhaar number under subsection 2 of 139AA, yes, ये 139AA का subsection 2, such person fails to do so on or before such date as may prescribe, कोई date ये वाली, shall be liable to pay such fees as may be prescribed not exceeding 1000 rupees। मैक्सिमम 1000 की हम पेनल्टी पर लगा रहे हैं अगर आप अपने आधार नंबर करवाते हैं बाय 31। दो अमेंडमेंट्स याद रखनी है यहाँ पर 130AA में और 234H में। एक, टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया लिंक करवाने के लिए 31/22, और दूसरा लेट फीस, सॉरी डिफॉल्ट इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर विल लीड टू पेमेंट ऑफ अ पेनल्टी एंड दैट फीस इज मैक्सिमम 1। हाँ जी, बस ये हमारा देखिए ज़रा TDS चैप्टर का आपको मैं पहले बता दूं, ये हमारी TDS चैप्टर की अमेंडमेंट्स हैं, लास्ट अमेंडमेंट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, देन आई प्रोसीड टू दी GST अमेंडमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने इनकम टैक्स में बेसिक्स की अमेंडमेंट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस की,
सैलरी चैप्टर की, यस, कैपिटल गेन्स की, बिजनेस प्रोफेशन की, अदर सोर्सेज की, डिडक्शंस की, यस माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ इनकम की, लास्ट आ जाते हैं टीएस एंड टी। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर कर देंगे। 1 घंटा वैसे हो चुका है, आइए, कोई जल्दी नहीं है, मुद्दा ये आपको समझ आ जाए। मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा लगने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। 194P एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने डाला है, यस, और वो लिखा है स्पेसिफाइड बैंक यस डिडक्ट करेगा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। क्या कि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, 75 साल आज़ादी के हो, 75 साल पे सरकार की तरफ से इसको कोई मैं गिफ्ट तो नहीं कहूँगा, बल्कि वृद्ध लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए जिनकी उम्र जरा देखिएगा, इंडिविजुअल जो है तो रेजिडेंट है और जिसकी एज 75 ईयर्स और मोर है किसी भी वक्त प्रीवियस, लोगों के लिए है ये प्रोविजन। कौन सा सेक्शन का सर? 194P का। 75 ईयर्स क्यों? बिकॉज 75 ईयर्स आज़ादी है, तो इनको आज़ाद कर रहे हैं टैक्स से। टैक्स से नहीं, नाम के लिए है आज़ादी, है तो कंप्लायंस से आज़ादी है, कंप्लायंस से आज़ादी है। टैक्स से आज़ादी है तो वो आज़ादी होती है भाई, फीस से आज़ादी दे दो ना सर, से आज़ादी नहीं देंगे, टैक्स कम कर लो। चलो, तो कोई इंडिविजुअल है 75 साल, अमिताभ बच्चन साहब आ गए इसमें, जिनके पास पेंशन इनकम है, अमिताभ बच्चन साहब एग्जाम्पल के तौर पर एज के लिए पेंशन इनकम है, जिसके रिटायर्ड है नहीं कि, अच्छा, तो रिटायर्ड एम्प्लॉई है, पेंशन इनकम है, और ही शुड हैव नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय सच इंडिविजुअल द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग हिज पेंशन इनकम। जिस बैंक में इसकी पेंशन क्रेडिट हो रही है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक से पेंशन क्रेडिट होती है, छोड़ी तो आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिखवाया था पेंशन क्रेडिट होने के लिए, उसी बैंक का इसको कोई ब्याज मिल रहा है, हैविंग नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, क्या एफडी की हो या सेविंग की हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो। अच्छा, तो दोबारा पढ़ो, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 75 साल का है मिनिमम, और पेंशन इनकम उसको आ रही है, रिटायर्ड है, साथ में और कोई इनकम नहीं हो सकती, एचपी की नहीं, कैपिटल गेन की नहीं, साथ में इंटरेस्ट हो सकता है उसी बैंक का, from any account maintained by such individual in the same specified bank in which receiving the pension. So with pension is mandatory, pension with interest of the same bank और without interest, बात करता हूं, तो सेम बैंक से या तो ब्याज मिलना चाहिए, अगर ब्याज नहीं है तो बढ़िया, पेंशन नहीं है तो ये सेक्शन नहीं है। ठीक है, उन लोगों को क्या कह रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं बैंक वाले ही आपकी सारी कमाई पे टीडीएस डिडक्ट, फायदा क्या हो, फायदा ये हुआ तुम्हें रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर टैक्स तुम्हारा कट जाएगा 194 में, तुम्हें रिटर्न फाइलिंग की आवश्यकता नहीं। अरे 75 साल से ऊपर वाले लोग ना फाइल नहीं करी, आने की बात, रियलिटी क्या है, 75 साल से ऊपर वाले लोग रिटर्न फाइल एज हो जाती थी, गवर्नमेंट उनको तंग भी नहीं, 5 ईयर एट द एंड ऑफ योर लाइफ है, काम दे रही है तुम्हें, रिटर्न से मुक्त कर रहे हैं, है ना। आजकल लोग यही करते हैं, भाई मैं तेरे बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, तो बेनिफिट तुम्हारा अपना है, दिखाएंगे तेरा बेनिफिट है, सो दैट आप लोग कुछ काम कर लो। बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बहुत ना, तुम्हें फायदा होगा, भाई तुम्हारे फायदे के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, अपना नाम करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लोग ऐसा करते हैं 80%, बोलेंगे तुम्हारा बेनिफिट है, कर दो, अपना बेनिफिट रहे। वैसे गवर्नमेंट ने बोल रही है तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग हटा दी, भाई टैक्स कटवा दिया उस बंदे का सारा बैंक के थ्रू, पहले टैक्स ही नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा था क्या क्या उसकी इनकम है, अब गवर्नमेंट ने जबरदस्ती उसका टैक्स कटवा दिया। और बोल तुम्हें रिटर्न नहीं बन, टैक्स तो कट गया, टैक्स कटने से बच जाता तो बेनिफिट मानते ना। ठीक है भाई, अ नोटिफाइड बैंकिंग कंपनी शैल कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द स्पेसिफिक, वही जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने, जिनके जो मैंने माना एम्प्लॉयड है, अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय, 80C टू 80U माइनस कर लेंगे, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है 80C टू 80U वो माइनस करके 87A की रिबेट माइनस करके आपका टोटल टैक्स काट लेंगे। आपकी इनकम अगर 10 लाख बनी है, मान लो आपकी पेंशन थी तो सर 11 लाख,
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलेगी 16,1A की 50,000। अच्छा 50,000। अब टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई सर? 10,50,000। आपकी जीटीआई कितनी आ गई? अब इंटरेस्ट इंटरेस्ट है सर? इंटरेस्ट नहीं है, होता तो जोड़ देते। -80C to 80U कुछ है? हाँ सर है, 50,000 का है। और टोटल इनकम कितनी? 10 लाख है। पूरे 10 लाख पे टैक्स बना 1,14,400। ताकि लिमिट लगा दी, 75 साल का है, ताकि लिमिट लगा दी। 115 बीएसी में नहीं है, मान लेंगे 115 बीएसी में नहीं है। 3 लाख पे नील, 3 से 5 लाख, 2 लाख का 5 बन 10,000, और 5 से 10 का 5, 1,10,000, 4400। 1,10,000 और 4400 तो 1,14,400। ये पूरा टैक्स टीडीएस। हाँ, अगर पेंशन पे कोई टीडीएस कटा है बाय द एम्प्लॉयर तो उसको यहाँ से माइनस कर लेंगे। केस कौन सा सेक्शन में कटा होगा? 192 में एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया होगा, तो बैंक वाले उस पर टीडीएस क्यों काटेंगे दोबारा से? तो मान लो आपकी 1 लाख रुपए, सॉरी गाइस सेकेंड, तो आपका 192 में टीडीएस 1 लाख रुपए कट चुका है मान लो। फिर कितना टीडीएस काटेंगे? 194। बताओ कितना टीडीएस कटेगा? 194 ऑब्वियसली 14,400 कट। एग्ज्यूम किया मैं। अच्छा, तो आपकी पूरे साल की टोटल इनकम बैंक वाले निकालेंगे, पेंशन प्लस इंटरेस्ट, जीटीआई, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी सैलरी चैप्टर से मिलती है, उसके बाद 80C to 80U, उसके बाद मेरे बच्चों 80C to 80U भी माइनस करेंगे। 87A ले लेते, मना तो नहीं कर रहा 87A के लिए, लेकिन 87A जब लेते टोटल इनकम 5 लाख तक है। यहाँ पर टोटल इनकम तो 10,50,000 है या 10 लाख है। 10 लाख पे टैक्स, और टीडीएस अगर 192 में कट चुका है तो वो माइनस कर दो। दोबारा से क्यों काटेंगे भाई? कल को आराम देना है यार, कर देना है। तो 14,000। अब इसको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा टैक्स कट चुका है, बल्कि वो 14,400 पे टैक्स लेना था, ये बहाना बना दिया। जो भी है चलो आ जाओ। अब स्पेसिफाइड बैंक क्या है? बैंकिंग कंपनी विच इज शेड्यूल्ड बैंक एंड हैज अपॉइंटेड एजेंट ऑफ द आरबीआई अंडर 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट। शेड्यूल्ड बैंक्स जो बैंकिंग आरबीआई एक्ट, बात करता हूँ। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, यानी कि 75 साल के नौजवान आदमी, इनको पेंशन मिल रही है, साथ में इंटरेस्ट इनकम है उसी बैंक का, कि टोटल इनकम बैंक निकालेगा 80C to 80U माइनस करके सैलरी के डिडक्शंस लेकर, और अगर सैलरी वैलरी पर कोई टीडीएस है तो वो माइनस करके रिमेनिंग 194P में टीडीएस काट लेंगे। और 194P में टीडीएस काटने के बाद उनको फायदा ये होगा तो रिटर्न फाइल करने से एक्सेप्शन है, एक्सेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न। ये एक तरीके से लड्डू दिखा के पीठ पे छुरा घोप दी। तो पहले गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था गवर्नमेंट को कितना ब्याज आ रहा है क्या। अब सब गवर्नमेंट को डिटेल मिल गई, टैक्स काट लिया, और क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, रिटर्न नहीं भरवा रहे तुम। वो वैसे ही नहीं भरता, टैक्स भी नहीं था तो टैक्स भी लेगी। चलो नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेक्शन जी, 194Q। देखो दोस्तों, आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे इनकम टैक्स में यस सैलरी पर है सर, बिल्कुल सही सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी पे भी टीडीएस आ चुका है, रेंटल इनकम्स पे टेनेंट को कह चुके। कैपिटल गेन्स में भी टीडीएस है सर। हाँ जी सर, कैपिटल गेन में इमोल प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की हो वहां पर टीडीएस, कंपल्सरी एक्विजिशंस पे सरकार टीडीएस काट लेती। अदर सोर्सेज में ब्याज, इन पे भी टीडीएस है। पीजीबीपी में टीडीएस नहीं था, यानी कि मैं माल बेच रहा हूं आप लोगों को, आप कस्टमर है, मेरे बायर हैं, आप मुझे पूरी पेमेंट देते थे, आप औकात नहीं थी, आप मतलब स्टूडेंट नहीं, एज अ बायर, कि टीडीएस काट लो। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हेरा फेरी बिजनेसमैन ही कर रहा था गवर्नमेंट के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा हेरा फेरी बिजनेसमैन ही कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने अब कह दिया बिजनेसमैन को, भाई अगर तुम एक गुड्स और सर्विसेज एक लिमिट से ऊपर बेचते हो, सेकंड, तो अगर आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, अब बायर भी अपना डंक मारने लगेगा आपकी प्राइस पर। उससे क्या होगा, बायर जब डंक मारेगा आपके कंसिडरेशन पे, जमा करवा देगा, आपकी सेल की फिगर्स गवर्नमेंट तक पहुंच,
तो ये इंटेंशन अब गवर्नमेंट की ये हो गई है कि बिजनेसमैन को भी पकड़ो, जिससे पता चले बिजनेसमैन की टर्नओवर कितनी। खुद तो बताएगा नहीं, खरीदार को बोल दिया तू माल खरीद रहा है ना गुप्ता जी से, केस काट लिया। सर ऐसे ही मिलता जुलता प्रोविजन लास्ट ईयर किया था हमने 206 सेक्शन के अंदर टीसीएस। जो टीसीएस था ना वो सेलर के लिए था, बायर को फंसाने के लिए। ओ गॉड, बायर पे था टीसीएस लास्ट ईयर जो हमने किया था। बायर सॉरी सेलर के लिए, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा रिपीट, सेलर बायर को गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, सेलर पे था टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। ये लास्ट ईयर किया है हमने। अब वो कहता है बायर से उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा मैं। इससे क्या होता है, बायर की डिटेल्स गवर्नमेंट तक पहुंच जाती हैं। टीसीएस से क्या होता है, बायर की डिटेल्स रीच गवर्नमेंट। अब बायर बच के नहीं जा सकता, बच के तू रहना, तू बच के तू रहना, फंस गया बेचारा। और अब क्या डाल दिया गया है, बायर पे टीडीएस डाल दिया गया है अंडर सेक्शन 194Q। इससे क्या होगा, सेलर की डिटेल्स गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगी, सेलर की डिटेल्स टू रीच गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब बिजनेसमैन पे शिकंजा कसती जा रही है। वो ये चाहती है कि बिजनेसमैन की डिटेल्स, क्योंकि अभी तक सैलरी वाले तो रोते रहते थे भाई हमारे साथ टीडीएस कट जाता है, एफडी वाले, कैजुअल इनकम वाले, सब पे टीडीएस कट जाता है बेटा, रेंट पे भी टीडीएस कट जाता है, तो आपकी डिटेल्स सरकार तक पहुंच जाती है, बच के नहीं रह सकते। लेकिन बिजनेसमैन बड़ा मजे मारता था, वो अपनी टर्नओवर को करने के बाद सरकार को बताता नहीं था, बात ही खत्म। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा भाई पिछले साल से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, सेलर पे तो टीसीएस ले आए थे 2061H के अंदर, और अब बायर पे अब टीडीएस आ गया है कि भाई साहब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194Q। अब दोनों इकट्ठे लगेंगे, कैसे लगेंगे आइए जरा समझते। दिस इज आई थिंक 194Q हमारा ये इसी का पार्ट है बस। हाँ जी खत्म, चलो चलो आ जाओ बच्चों। तो 194Q requires any person being a buyer who is responsible for paying any sum to a resident seller, seller resident होना चाहिए, for purchase of goods। अच्छा यहाँ पर वर्ड डाला है गुड्स ऑफ द वैल्यू, सर्विसेज वर्ड नहीं डाला। अरे आगे सर्विसेज पे भी आ जाएगा, अभी सर्विसेज वर्ड नहीं डाला, कोई नहीं, गुड्स पे डाला है, आगे सर्विसेज पे भी आ जाएगा। एक एक करके पहले गुड्स को फंसाओ फिर सर्विस को फंसाओ। गुड्स पढ़ना जरा। सो रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग अ बायर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 194Q, ये तो लास्ट ईयर कर लिया बेटा, ये सेक्शन 206(1)(H नहीं करवाऊंगा, ये लास्ट ईयर अमेंडमेंट में आ गया था। मैं अभी करवाने का मेरा मतलब है ना, ये है 194Q। So 194Q requires any person being a buyer who is responsible for paying any sum to the resident seller, purchase of goods of the value aggregate of such value exceeds 50 lakhs in the previous year। गुड्स की जो वैल्यू है 50 लाख रुपए से ऊपर की है। अच्छा, तो डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1%, 0.10% कह लो, ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 lakhs। ये अच्छा किया, 50 लाख से ऊपर का अमाउंट, यानी कि अगर आपने 60 लाख का माल लिया तो 50 लाख की छूट दे देंगे टीडीएस से। एक ही, अच्छा ये वन पे, एक बायर एक सेलर, एक साल। अगर दूसरे से खरीद रहे हो फिर वो अलग 50 अलग पर पर्सन है, ये एक डील नहीं, एक पर्सन दूसरे पर्सन एक साल, वन बायर वन सेलर, वन फाइनेंशियल ईयर की लिमिट्स हैं, वन बायर वन सेलर वन फाइनेंशियल ईयर। सुनो, तो एक पेयर वन पे वन फाइनेंशियल ईयर, वन पेयर वन पे वन फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिट्स हमेशा ऐसी होती हैं। अच्छा जैसे केबीसी में गया 10,000 जीत के आया, कोई टीडीएस। फिर मैं सोनी चैनल पे, केबीसी है, कलर्स चैनल पे कोई कॉन्टेस्ट था, 10,000 जीता, कोई टीडीएस। कैसे जब करता है ना कैजुअल इनकम 10,000 से ऊपर हो, है ना, जैसे प्रोफेशनल पेमेंट है 30,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, प्रोफेशनल पेमेंट
एक्स इंस्टीट्यूट 30 मिले, कोई टीडीएस नहीं। वाई इंस्टीट्यूट से 30 मिले, 30, कोई टीडीएस नहीं। टीडीएस में हमेशा ये याद रखना, वन पेयर, वन पे, वन फाइनेंशियल ईयर। चलो अब क्या हुआ, तो 10 लाख पे मेरे प्यारे बच्चों इंटू 0.10%, आई थिंक दैट विल बी 10,000 रुपीज। कर लो, 1% हो जाएगा प्यारे बच्चों एक 10 लैक्स का, डिवाइडेड बाय 1,000 रुपए, मात्र 1,000 रुपए। इंटेंशन पैसा कमाने की नहीं है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की है। बिल्ली दूध पी लेती थी, पता नहीं चलता था, चोरी करती थी दूध, अब घंटी बंध गई। घंटी चाहे चवन्नी की हो, मुद्दा नहीं है। 1,000 रुपए डिडक्ट हो रहा है, देख लो जी एक बार कैलकुलेशन। 10 लाख का डिवाइडेड बाय 100, 10 नहीं, एक सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाय 100, 10,000 आ गया। अब गलती क्यों हो रही भाई, लाख, 10 लाख का 1% कितना हो, 1,000 होता है, 10,000 होता है ना, तो 10,000, 1,000 रुपए सही है सर, 1,000। मैथ्स भी खराब हो गई भैया मेरी, तो ऐसा लग रहा है मुझे। 2.10 डिवाइडेड बाय 100, 1,000 रुपए। बाकी चेक कर लेना भैया, भूल चूल लेना देनी। तो 1,000 रुपए टीडीएस कटेगा जी, आपको बैलेंस अमाउंट 59 जो भी है 59 लैक्स मिल जाए। अच्छा, इंटेंशन पैसे की नहीं है। अब डिटेल्स पहुंच गई ना सेलर की, तूने 60 लाख का माल बेचा है इसको, अब तुम उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाना पड़ेगा ना, बच के नहीं जाना। बताइए आगे पढ़िए। अच्छा, ये प्रोविजन जो आया है ना बेटा, एक साथ 21 से आया है, एक साथ 21 से प्रोविजन आया है। तो अगर मान लीजिए केस ऐसा हो सकता था, देखिए फर्स्ट केस 1 अप्रैल 2000, मेरे प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 2021, ये प्रोविजन हमने डाला है, एक साथ 21 ना, एक साथ 21 से जून 21, और एक हो गया 1 7 21 से 31 मार्च 22। टीडीएस बताना कितना कटेगा अंडर सेक्शन 194Q, अंडर सेक्शन 194Q। हाँ जी, आपने माल बेचा 10 लाख का इधर, 10 लाख का इधर, अरे बेटा टीडीएस है ही नहीं, पूरे साल 50 से ऊपर नहीं गया। सेकंड केस, यहां पर बेचा 50 लाख का, यहां बेचा 10 लाख का, तो बेटा 10 लाख का है ना, हाँ जी, तो इस पे शुरू के 50 पे तो है ही नहीं, तो 10 लाख पे आपने बेचा है ना, आपका टीडीएस कटेगा मेरे प्यारे बच्चों 1,000 रुपए। ये आपकी 50 से ऊपर चली गई बात। अच्छा, थर्ड केस देखिए, यहां पर हो गया 60 लाख, यहां हो गया 10 लाख। अब बताइए 70 माइनस 20 नहीं, क्योंकि जो भी पहले हो चुका है दिस वॉज नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। हाँ, टर्नओवर में इंक्लूड कर लेंगे उसको, क्योंकि 50 पहले हो चुका ही नहीं कि दोबारा से 50 मिलेगा। अच्छा, टर्नओवर पूरे साल की देखेंगे, लेकिन पहले 60 हो गया और 70 हो गया, 80 हो गया, उस पे नहीं है, खाली 10 लाख पे कटेगा 1,000। अच्छा, मुद्दा ये है, पहले वाले अमाउंट पे नहीं कटेगा, उसके बाद पे ही कटेगा। पहले चाहे 1 करोड़ का माल बिक गया हो, केस नहीं कटेगा जी। चलो जी, कॉपी कर लो जी इसको। एक व्यू पॉइंट यहां पर ये भी आता है, कहीं कहते हैं जी 60 प्लस 10 70 हो गया है, 70 माइनस 50 20, 20 का हो गया 2000, 2000 कटेगा 10 लाख में, एक व्यू पॉइंट ये भी आता है। लेकिन देखो दोस्तों क्या लिखा है लॉ में, क्या लिखा है वो जरा एक बार देख लो। लॉ में क्या लिखा है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है 1 7 21 से, ठीक है ना, और 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 1.1% सच सम एक्सीडिंग 50, तो 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे कटेगा। यहाँ पर अगर पहले 50 हुआ था, अब 10 हुआ था,
कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो कोई टेंशन नहीं है। पहले 20 था, अब 30 हुआ है, टीडीएस कटा ही नहीं है। अब यहाँ पर 60 हो चुका है, 60 पे नहीं है, 10 पे है। तो इसका दूसरा जो व्यू पॉइंट है, जो मुझे भी ज्यादा बेटर लगता है, कि भैया टोटल 70 हो चुका है यहाँ पर, 70 माइनस 50 तो पहले हो ही चुका है। अब 20 लाख पे 0.10% 2000 रुपये टीडीएस होना चाहिए। तो ये मुझे प्रेफर्ड अप्रोच लगती है, हम ये फॉलो करेंगे। पहले यहां पर नहीं कटा होगा, यहां पर नो टीडीएस, इन तीनों में तो नहीं कटेगा, लेकिन 50 से ऊपर हो चुका है ना, तो मेरे हिसाब से तो यस 20 पे होना चाहिए। तो आई विल प्रेफर दिस अप्रोच फॉर द एग्जामिनर। बट दो एक ओपिनियन दिया ना भाई 1000 रुपये होगा जी इस पे, बट प्रेफर अप्रोच यही है, लॉफुल अप्रोच मुझे 50 से ऊपर लिखा है लॉ में, 50 से ऊपर 0.10%। हाँ पहले 70 भी हो गया तो नहीं कटेगा, लेकिन अगले आपने 1 रुपये भी सेल करी तो पुराने वालों पे भी लगा देंगे हम, 50 से ऊपर पे लगाएंगे ना, 60 पे नहीं लगा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोबारा से पढ़ लो भैया। 194 क्यू रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग अ बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स of the value or exceeding 50 lakhs in the previous year, deduct TDS at 0.1% of such sum exceeding 50 lakhs. Non-applicability. Tax is not required to be deducted under this section in respect of a transaction on which tax is deductible under any of the provision of this act, and tax is collectible under 206C other than transaction 2061H. अच्छा, अगर टैक्स नहीं काटा जाएगा अंडर दिस सेक्शन, अगर टैक्स किसी और सेक्शन में है, तो किसी और सेक्शन में अगर टीडीएस है, उसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो भाई इस सेक्शन को हम पीछे करके उसी सेक्शन में काटेंगे। और इसी ट्रांजैक्शन पे अगर टीसीएस कटता है, 206CH को छोड़ दीजिए, 206C1H को छोड़ दीजिए, जो लास्ट ईयर आया है, यहाँ पर सेलर को कहा गया गुड्स बेच रहे हो 50 लाख से ऊपर, तो अगर किसी और प्रोविजन में टीडीएस लग जाता है या किसी और प्रोविजन में टीसीएस लग जाता है, तो फिर 194Q लागू नहीं होगा। अदर प्रोविजन में अगर टीडीएस और टीसीएस इसी ट्रांजैक्शन में लग जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सुनो मेरी बात, दोनों सेक्शन लग रहे हैं 2061H और 194Q, तो बेटा उस केस के अंदर 194Q प्रिवेल करेगा, 194Q प्रिवेल करेगा। ये बात याद रखना, दोबारा रिपीट करूंगा मैं। टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर टीडीएस कट रहा है ऑलरेडी किसी और सेक्शन में, बात ही कर, और अगर टीसीएस कट रहा है किसी और सेक्शन में, 2061H को छोड़ दो, तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो क्या क्या मैं ये कहूं, समझ लो मेरी बात। अगर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अदर सेक्शन में टीडीएस है, अदर सेक्शन में टीडीएस है, ठीक है, या अदर सेक्शन में टीसीएस है, अदर सेक्शन में टीसीएस है, लेकिन टीसीएस कौन सा छोड़ के, 206 जो लास्ट ईयर आया था, 206C1H, इसको छोड़ दो। अगर 194Q एक्सेप्ट दिस सेक्शन, अगर 194Q प्लस 206CH इकट्ठे लग रहे हैं, यस मेरे प्यारे बच्चों इकट्ठे लग रहे हैं, तो 194Q लगेगा। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ 194Q का अदर टीडीएस से, तो दूसरा टीडीएस जीतेगा। 194Q का कॉन्फ्लिक्ट हुआ टीसीएस एक्सेप्ट 206C1H, तो दूसरा टीसीएस चलेगा 194। लेकिन अगर 206(1H) का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 194Q से, तो 194Q चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं 194Q और 206(1H) का कॉम्बिनेशन। तो देखिए जरा कॉम्बिनेशन, combination of 194Q and 206C1H जो लास्ट ईयर आया TCS का, क्या बता रहा हूं, 194Q तो साल आया है, 206C1H लास्ट ईयर आ गया, ये है TCS का और ये है TDS का। ये बायर पे लगता है, TCS सेलर पे लगता है,
गवर्नमेंट ने कह दिया अगर 206C1H और 194Q का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि दोनों की ही टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर है, सेलर की भी टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर की भी 10 करोड़ से ऊपर है, तो दोनों और 50 लाख से ऊपर का माल बेचा गया है बाय द सेलर, इस पार्टी को, सेलर ने इस बायर को 50 लाख से ऊपर का माल बेचा है, तो गवर्नमेंट कहती है 194Q चलेगा, 206C1H नहीं लगेगा, तो 6C1H नहीं लगेगा, ये कह दिया था। अच्छा, सेलर की टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ तक है, छोटा सेलर हो गया, 2061H तो वैसे नहीं लगना क्योंकि लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और यहां पर बायर की 10 करोड़ से ऊपर है। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, यहाँ पर बायर की 10 करोड़ से ऊपर है लास्ट ईयर, तो बेटा 194Q ही लगेगा क्योंकि बायर की ज्यादा है, सीएस का तो प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं हुआ 2061H का। सेलर की लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर है, बायर की लास्ट ईयर 10 करोड़ से नीचे की है, या 10 करोड़ तक की है, नीचे 10 करोड़ तक की है, चलो ये भी मान लो, तो इस केस के अंदर बायर टीडीएस काटने के लिए काबिल नहीं हुआ, तो काबिल कौन हुआ? सेलर, टीडीएस डिडक्ट करेगा सेलर। और अगर सेलर के भी 10 करोड़ से नीचे का है, बायर के भी 10 करोड़ से नीचे का है, तो ना बायर टीडीएस काटेगा ना सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, ना 194Q लगेगा ना 2061H लगेगा। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैंने क्या कहा, अब मैंने उसके बाद बताया आपको ये प्रोविजन, क्या प्रोविजन 206AB क्या होता है दोस्तों? पेयर जो होता है ना, पेयर जो होता है ना, पेई को कम देता है, उसमें से टीडीएस डिडक्ट करता है। गवर्नमेंट चाह रही है कि पेई ना नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न ना हो, क्योंकि क्या होता है, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स होते हैं, गवर्नमेंट को डेटा नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती, तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा पेई तो नॉन फाइलर है ना, तो तेरा टीडीएस का रेट ना ज्यादा लगेगा, तो बंदा पेई डर जाएगा और रिटर्न फाइल करना शुरू ना, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे ना फीस बढ़ा दूंगा तुम, तो इस बहाने तुम क्लास अटेंड करोगे। ये इंटेंशन है कि लोग अपने रिटर्न टाइम से भरें, और रिटर्न टाइम से भरें सो दैट सुन लो मेरी बात, सो दैट आपका टीडीएस का रेट नॉर्मल लगे और आपकी डेटा हमें मिलता रहेगा, तो इस बहाने आप क्लास अटेंड करोगे नहीं तो फीस बढ़ा दूंगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है सुनिए, रिटर्न का डिफॉल्ट कितने सालों का? गवर्नमेंट कहती है, सुनो ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, श्यामलाल जो है हमारे पेई हैं, श्यामलाल हमारे क्या है? पेई, और रामलाल हमारे कौन है? पेयर। रामलाल कौन है? हमारे पेयर। टीडीएस काटा जा रहा है किस बाइस में? हम ये चेक करते हैं कि श्यामलाल रिटर्न डिफॉल्टर है या नहीं। इज ही अ रिटर्न डिफॉल्टर? अ रिटर्न डिफॉल्टर। रिटर्न डिफॉल्टर पता लगाने के लिए गवर्नमेंट कहती है जिस साल टीडीएस काटना है उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में जाओ, वो है 2021, उससे पहले के 2 साल इनकी चेक करो रिटर्न्स फाइल हुई हैं या नहीं। 19-20 की और 18-19 की अगर रिटर्न श्यामलाल ने फाइल करी हैं तो ये रिटर्न डिफॉल्टर कैटेगरी में नहीं, ये कह रही है। अच्छा, लास्ट के प्रीवियस ईयर से पहले के 2 साल। अब जरा थ्योरी पढ़ना, अब इसको पढ़ना जरा। रिटर्न डिफॉल्टर का मतलब, अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम for both of the 2 assessment years relevant to the 2 previous years prior to the previous year in which TDS is required to be deducted, prior to the previous year of TDS, उसके 2 prior previous years, और उन दोनों साल सुन लो TDS का एग्रीगेट अमाउंट या TCS का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 या से ज्यादा था उस बंदे का। अच्छा, इन दोनों साल सुन लो और सुनो, आपका टीडीएस का अमाउंट या टीसीएस का अमाउंट मिनिमम 50,000, ज्यादा है मिनिमम है, ये वर्ड भी देख लो भाई, 50,000 और मोर। आपका इन दोनों साल 50,000 रुपए का टीडीएस था इधर भी, और इन दोनों साल, इस साल भी टीडीएस या टीसीएस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू, श्यामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, श्यामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ श्यामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू की बेटा, यहाँ पर बात याद रखना, टॉकिंग अबाउट श्यामलाल का पॉइंट ऑफ व्यू। और प्रायर प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2021, और यहां पर भी मिनिमम 50,000। रिटर्न फाइल करी है? हाँ सर फाइल करी है। अच्छा, तो 19-20 और 18-19 प्रायर प्रीवियस ईयर के पहले के 2 साल,
टीडीएस टीसीएस मिनिमम 50,000 रुपए, रिटर्न फाइल करिए यस। तो बेटा हमारा श्यामलाल पे सेक्शन नहीं लागू होगा, कौन से वाला 206 ए बी लागू नहीं होगा, 6 ए बी लागू नहीं होगा, 6 ए बी लागू नहीं। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, 206 ए बी लागू नहीं होगा, 6 ए बी लागू नहीं, 6 ए। अच्छा रिटर्न फाइल यहां करी यहां नहीं करी, फिर 206 ए बी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा रिटर्न दोनों ही फाइल नहीं करी तो मेरे बच्चों 206 ए बी एप्लीकेबल हो जाएगा और पेयर हाई रेट पे टीडीएस काटेगा, हाई रेट पे टीडीएस काटेगा फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 की कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ गई हैं सर, आप करने वाले हैं भैया, क्या करें। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है, भाई तुम पे ही हो, तुम्हारा टीडीएस कट रहा है। ऐसा मेरे साथ हुआ, भाई में जितने भी लोग मेरा टीडीएस काटते सबने मुझसे पूछा अपनी 2 साल की रिटर्न्स का स्टेटस बताओ, 19-20 और 18-19, 21-22 की रिटर्न तो अभी जानी है, उससे पहला प्रीवियस की रिटर्न नहीं, उससे पहले के 2 सालों की जिसमें मिनिमम टीडीएस 50,000 रुपए का होगा दोनों साल। क्या दोनों साल की रिटर्न्स है, टेंशन ना लो, नॉर्मल टीडीएस कटेगा जो भी रेट होता है। एक साल की भरी एक की नहीं भरी, 206 ए भी मेरे ऊपर नहीं लगने वाला, तो मेरे जो डिडक्टर्स हैं हाई रेट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट, और दोनों साल की रिटर्नें फाइल नहीं हुई हैं तो मेरे ऊपर यानी कि डिडक्टर्स के ऊपर 206 ए भी लग जाएगा, हाई रेट पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे मेरी पेमेंट्स पे 21-22 में। वो क्या रेट है वो बता दो, आ जाओ। और वो रेट क्या है, आ जाओ बेटा रेट देख लो जरा। 206 ए बी में ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कभी कभार टीडीएस के रेट तो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, यस, कभी कभार टीडीएस के रेट फाइनेंस एक्ट में होते हैं, और 5% हायर ऑफ द फॉलोइंग। अगर मान लीजिए इस केस में टीडीएस का रेट 194 जे का है 10%, 194 जे का है 10%, मान लो ना एज्यूम, तो 194 जे का 10% रेट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सुनो, अगर रिटर्न के डिफॉल्टर निकले ट्वाइस द रेट ऑफ द एक्ट, 10% का ट्वाइस 20% और 5% विच एवर इज हाइयर, 20% पे बेटा अगर मैं रिटर्न डिफॉल्टर निकला, अगर मैं रिटर्न डिफॉल्टर निकला तो रामलाल 10% की जगह अगर रिटर्न डिफॉल्टर 20%, तो यहां पर डिडक्ट होगा 20% अंडर 190। अच्छा तो जो भी टीडीएस का रेट है डबल कर दो, टीडीएस का रेट है मेरे प्यारे बच्चों डबल कर दो और 5% विच एवर इज हाई, ठीक है। चलो एक बार हाँ ना कर जवाब दे दो, तो रिपीट कर दूं, मैं पे ही हूं, मेरा टीडीएस काटता है पेयर, पेयर मुझसे पूछेगा गुप्ता जी जिस साल हम टीडीएस काट रहे हैं उससे पहले साल से भी 2 साल की रिटने जिसमें मेरा टोटल टीडीएस 50,000 रुपए था या टीसीएस था, उस केस में गवर्नमेंट पूछेगी, वो पेयर पूछेगा, पेयर जो मुझे पैसा दे रहा है, यस रिटर्न फाइल करिए, रिटर्न का प्रूफ दो, मैंने प्रूफ दे दिए, फाइल कर रखा था, तो नॉर्मल 10% टीडीएस कटेगा यहाँ पर, तो नॉर्मल जो भी रेट है एप्लीकेबल यहाँ पर भी नॉर्मल पे, इस केस में डबल द रेट और 5%, तो डबल द रेट 20% टीडीएस, ठीक है। चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखो जी 206 AB is not applicable in case of tax deductible at source अंडर 192। सैलरी के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, सैलरी के टीडीएस के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। 192 है वो आपका पीएफ की पेमेंट्स मिलती हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 194 बी कैजुअल इनकम्स के टीडीएस पे नहीं है, और ये 194 एन वो जो कैश विड्रॉल्स होते हैं ना, लास्ट ईयर आया था ना कैश विड्रॉल वाला सेक्शन, उसके ऊपर भी टीडीएस है, उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं, ठीक है। अब जरा एक बात देखना, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, if 206 AA are also applicable to the specified person in addition to the provision of this section, 206 AA भी लग रहा है और 206
AB भी लग रहा है। ये 206A क्या है? पैन नंबर नहीं बताया आपने। अगर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बताया, याद करो 20% रेट और योर नॉर्मल रेट विच एवर इज हाई, वहां पर वो काम करते हैं। देन टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द टू रेट्स प्रोवाइडेड इन 206AA एंड 206AB। देखना जरा, इसको समझा दूं। तो रिटर्न डिफॉल्टर भी हो और पैन डिफॉल्टर भी हो। 206AA हायर रेट ऑफ TDS, हायर रेट ऑफ TDS if PAN not furnished, PAN not furnished। और अभी हमने किया बेटा, और अभी हमने किया मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड जी, और अभी हमने किया 206AB हायर रेट ऑफ yes if return defaulter, if return default। मान लो यहां पर क्या रेट्स हैं? रेट ऑफ TDS और 20% विच एवर इज हाई। यहां पर तो ये लिख, और अभी हमने ये पढ़ा है ट्वाइस द TDS रेट, ट्वाइस द TDS रेट और 5% विच एवर इज हाई। अब मान लो 194J में गुप्ता जी हैं और ना ही मैंने पैन डिस्क्लोज किया अपने डिडक्टर को, और रिटर्न डिफॉल्टर भी हूं मैं, रिटर्न डिफॉल्टर भी हूं, दोनों रेट लग रहेंगे। अब जरा चेक करो रेट ऑफ TDS कितना है। तो रेट ऑफ TDS 194J में है 10% और 20% विच एवर इज हाई। इस सेक्शन के हिसाब से 20% TDS कटना चाहिए। ट्वाइस द रेट 20% और 5% विच एवर इज हाई 20। फिर गवर्नमेंट कहती है दोनों का हाई वो 20 रहेगा। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है जी अगर परमानेंट अकाउंट नंबर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो वहां पर 206AA लगता है, रेट TDS वाला और 20% विच एवर इज हाई। TDS का रेट और 20% विच एवर इज हाई, तो वो 10% और 20% विच एवर इज हाई 20। और मैं रिटर्न डिफॉल्टर भी हूं, रिटर्न डिफॉल्टर के लिए 206AB लगेगा। ट्वाइस द TDS रेट और 5%, 20 और 5 20, और दोनों ही है तो 20% लगेगा, हायर ऑफ द टू। बात समझ आई नहीं आई? बताओ, मेरी बात समझ आई नहीं आई? सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्या कर सकते हैं? तो 206AA कब लगता है? जब मैं पैन नहीं बताता। उसमें रेट होता है रेट ऑफ TDS और 20%, वो पनिशमेंट होती है। अब मैं रिटर्न डिफॉल्टर भी हूं तो रेट लगेगा ट्वाइस द TDS और 5%। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको ये बता दिया, और ये लाइन भी पढ़ लो जरा एक बार, लाइन भी पढ़ लो बेटा, ये वाली लाइन पढ़ लो जरा। हाँ जी, लाइन पढ़ लो एक बार। Case provision of 206AA, no disclosure of PAN are also applicable. In addition to the provision of this section, 206AB भी लगेगा। Tax is required to be deducted at higher of the two rates, 206AA के rates और 206AB के rates। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों TCS के rates। TCS में भी ऐसे कॉन्सेप्ट आता है, 206CCA और 206CC। एक बार आना जरा TCS में आओ। अगर आपको याद हो, TCS में एक सेक्शन है 206CC, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पैन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पैन बाय बायर। अगर बायर अपना पैन नंबर नहीं दिखाता तो TCS का रेट क्या होता है?
206CC सेक्शन में यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख देता आपके लिए, तो कोई आपको पढ़ के सुना, 6CC पढ़ के सुना रहा हूँ, 06 पढ़ के सुना। सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। 206CC कहता है अगर बायर अपना पैन नंबर नहीं बताता, ट्वाइस द रेलेवेंट रेट, ट्वाइस द TCS रेट और 5% विच एवर इज हाई। और यहां पर एक नया सेक्शन डाल दिया 206CCA रिटर्न डिफॉल्टर। अच्छा, रिटर्न डिफॉल्टर, यस, अब मैं 206CCA बता, रिटर्न डिफॉल्टर, उसका भी TCS ज्यादा कटेगा। इसमें लिखा है ट्वाइस द TCS रेट, यहां कोई पंगा नहीं है, और 5% विच एवर इज हाई। यहां तो दोनों जगह रेट आपका मोटा मोटा हायर ऑफ द टू रेट्स, तो ये दोनों जगह कॉन्सेप्ट तो सेम ही ना, ट्वाइस द रेलेवेंट रेट, रेट ऑफ 5%, यहाँ पर हायर दोनों ही लग रहे हैं, तो ये दोनों सेम ही आने 99% केसेस में। तो ये लिखा है, ये साफ लिखा है 206CCA और 206CC। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पैन पे ट्वाइस द TCS रेट और 5% विच एवर इज हाई, और 206AA में भी ट्वाइस द TCS रेट और 5% विच एवर इज हाई, और दोनों में तो आई इज 99% केसेस में सेम रहेगा, तो इसके अंदर आंसर में कोई मेजर डिफरेंस आने वाला नहीं। पढ़ लीजिए जरा, कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गया, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं आज के लिए। देखना जरा, और रिटर्न डिफॉल्टर के लिए TCS के लिए भी ये नया सेक्शन सेम टू सेम डाला ही है, पढ़ ली जरा। फ्रॉम 206CCA कोई रिटर्न डिफॉल्टर्स के लिए डाला है। TCS के केस में requires tax to be collected at source under the provision of the chapter or any sum or amount received by a person collecting from a specified percent higher of the following rates, twice the rate specified in the relevant provision, or 5%. The provision of section 206CC requires tax collection at higher of the following two rates in case of failure by the person paying any sum or amount on which tax is collectible at source to furnish PAN to the person responsible for collecting tax at source, twice the rate specified in the relevant provision of the act, or at 5%। हाँ, लेकिन अगर 206C1H का डिफॉल्ट होता है तो वहां 1% होता है इस केस के अंदर, हाइयर अमाउंट, नॉट 5%। और द प्रोविजन ऑफ 206CC डज नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंट who does not have any permanent establishment in India। तो 6CC का जो प्रोविजन है वो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो एक बार नट शेल में थोड़ा सा मैं आपको अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दूं। देखो जी, 206AA पैन डिफॉल्टर्स के लिए था, 206AA, 206AB आपका रिटर्न डिफॉल्टर्स के। TCS में भी 206CC पैन नॉट डिस्क्लोज करने का TCS का पनिशमेंट है, और 206CCA सेम टू सेम प्रोविजन जो पैन नंबर जो रिटर्न डिफॉल्टर से TDS का है वो यहाँ डाला गया। चलिए, ये वाली जो अमेंडमेंट्स हैं ये हमारी CA इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें खाली ये स्लम सेल की डेफिनेशन बदली गई है, इसको मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत। तो जो आज हमने एक बार अमेंडमेंट्स करी हैं, एक बार फटाफट मैं आपको 2 मिनट लगा के फिनिश करवा दूं। GST के अमेंडमेंट्स फिर हम अपन लोग संडे को करने वाले हैं, आज नहीं करने वाले, संडे को। तो बच्चों, आज हमने कैपिटल गेन से शुरुआत करी, जहां पर कैपिटल एसेट की मीनिंग में यूलिप डाल दिया गया है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 317 है। अगर गुडविल ऑफ अ बिजनेस के अलावा प्रोफेशन की गुडविल भी सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट निल है। खरीदोगे तो परचेज कॉस्ट, पुराने ओनर से लोगे तो पुराने ओनर की कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ले चुके 19-20 तक तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। 45(1)(b कैपिटल गेन लगाएंगे स्पेसिफाइड प्रोसेस के अंतर्गत। स्लम सेल में फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी सेलिंग प्राइस की जगह। ये रूल 11 UAE करना नहीं है।
ट्यूलिप की सेलिंग प्राइस पे 111 और 112 ये लगेगा 10% और 15%। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी वो स्पेसिफाइड केस 43 CA का है तो लिमिट 20% कर दी गई है। डिडक्शन में 80 EA के अंदर 1/4/19 से 31 मार्च 22 एक्सटेंड कर दिया गया है। पोर्टुगीज सिविल कोर्ट में जो स्पाउस है उसकी डेट भी 31 अक्टूबर है, अगर दूसरे की भी 31 अक्टूबर है। और लेट फाइलिंग की जो फीस थी 5 और 10 वो खाली 5 कर दी गई है, 5,000। और जो 5 लाख तक कमाने के वाले हैं उन पे 1,000 पहले भी थी, अभी भी 1,000 है। बिलेटरी रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का टाइम 31 दिसंबर 3 महीने पहले कर दिया गया है। रिटर्न डिफेक्टिव है, इसका प्रोविजन किसी लोगों के लिए हटा सकती है गवर्नमेंट। रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए NCLT मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है या डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो IRP RPLQ अपॉइंट कर सकता है। आधार नंबर 31/12/22 तक बताना है, नहीं बताया तो आप पे 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 194P 75 साल इंडिपेंडेंस का, तो 75 साल वाले बंदों के जिनका पेंशन मिलती है और ब्याज मिलता है पे TDS काट लेंगे, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 194Q एक भारी भरकम सेक्शन आया है, बायर्स के लिए TDS काटना है अगर उनकी लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर थी और इस साल 50 लाख से ऊपर का माल एक पर्सन से एक साल में खरीदा है। ये प्रोविजन 1/7/2021 से आया है, 1/7/2021 से आया है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, अगर इसका कॉन्फ्लिक्ट 206C1H के साथ है तो फिर 194Q चलेगा। इसका कॉन्फ्लिक्ट दूसरे TDS के दूसरे TCS से है तो दूसरे चलेंगे, इसकी नहीं चलेगी। और फिर हमने बात करी थी कि भाई 206AB एक नया सेक्शन आया है TDS के रिटर्न डिफॉल्टर्स के लिए, और ऐसे 206CCA आया है एक नया सेक्शन TCS के रिटर्न डिफॉल्टर्स के लिए। तो अगर आपको TCS कलेक्ट करना है, जो आपका एक तरीके से बायर है वो रिटर्न फाइल नहीं करता, या TDS डिडक्ट करना है जो पेई है वो रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस केस के अंदर यस, और रिटर्न के लिए भी वो याद रखनी पड़ेंगी डेट्स, प्रीवियस ईयर से पहले के 2 साल। हाँ जी, तो उस केस में हम ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट, यस मेरे प्यारे बच्चों, और 5% यस काटेंगे। यहाँ पर ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट और 5%। और अगर पैन डिफॉल्टर भी है और रिटर्न डिफॉल्टर भी है, तो पैन डिफॉल्टर भी और रिटर्न डिफॉल्टर भी है तो दोनों सेक्शंस का जो हायर रेट होगा वो, और ऐसे TCS डिफॉल्टर भी है, पैन डिफॉल्टर भी है और रिटर्न डिफॉल्टर भी है, तो TCS का रेट दोनों सेक्शन का जो हायर होगा वो लगाया जाएगा। चलिए, तो मैं आज GST के अमेंडमेंट्स को चर्चा नहीं कर रहा हूँ। GST के अमेंडमेंट्स अपन लोग फ्रेश मूड से करेंगे, संडे को करेंगे। संडे को लगभग 2-2:30-3 बजे के आसपास हम ये 1 घंटे का काम होगा जब करेंगे। आज मैं बस यहीं पूर्ण विराम लगा रहा हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। और कुछ समझ नहीं आया हो तो संडे को मैं मिलूंगा आप लोगों से, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं यहीं विराम लगाऊंगा। टेक केयर गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।